आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं, टॉपिक कवर करने वाले वो दो कोर प्रॉब्लम जो हर सेल्स के डिपार्टमेंट के अंदर, हर बिजनेस के अंदर ये दो कोर प्रॉब्लम आती ही आती हैं। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे पीएसबी फ्रेमवर्क कैसे आपके पास क्लाइंट को लाने में, उनको कन्वर्ट कराने में मदद करता है। हम बात करेंगे तीन वाई क्या है। हम बात करेंगे क्रॉस सेल और टॉफी प्रोडक्ट कैसे आपको मदद करता है कन्वर्जन के अंदर। हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीबीसी बिजनेस की बेसिक क्लैरिटी क्वेश्चंस के बारे में जो आपको अगर पता लग जाए तो आपका डिसीजन मेकिंग और आसान हो सकता है। क्योंकि जो मेरी सीएससी अप्रोच है, क्लैरिटी एक्शन एंड करेक्शन, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी, आपके एक्शन नहीं होंगे, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बेसिक्स की हमें क्लैरिटी नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तीन टाइप की करेंसी, क्योंकि आप एक ही करेंसी जानते हो, एक्चुअल में बिजनेस के अंदर तीन तरीके की करेंसी होती है, उसके बारे में समझेंगे। और बीजेपी के बारे में समझेंगे क्योंकि आजकल माहौल उसी का है, तो बीजेपी को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली कन्वर्सेशन के साथ में। बट उससे पहले मैं बता दूं, लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था उसको एज ए डिजिटल एसेट आप अपनी गूगल शीट में, गूगल वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाना शुरू कर दो। क्योंकि ये चीजें आपको ना बार बार काम आती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, आपका टारगेट ग्रुप क्या है, उसकी नीड क्या है, उसके डिजायर क्या है, पेन क्या है ना, क्रॉस सेल क्या करोगे, क्या बेनिफिट आप दोगे। जब तक आप ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, ये आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा, आपके काम नहीं आएगा, है ना। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपको डेली का एटलीस्ट 2 घंटा बिजनेस आइडिएशन के लिए निकालना होगा, यानी कि जिसमें आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, जिसमें आप होमवर्क कर रहे हो, जिसके अंदर आप बेसिकली ये फोकस कर रहे हो कि कैसे आप और चीजों को टेक ऑन कर सकते हो, किन ऐसी चीजों को प्लान कर सकते हो। ये आशीष भाई पिछली स्लाइड अगर आप देखना चाह रहे हो, मैंने अभी पढ़ा आपका, तो आप इसको फोटो ले सकते हो या रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। नाइस। तो आपको डेडिकेटेडली 2 घंटे देने होंगे, इसीलिए मैं 6 AM क्लब चला रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई 6 बजे उठने की आदत डालो और 6 से 8 2 घंटे आप अपना फिक्स कर दो अपने खुद के प्रोडक्टिव आवर्स के बेसिस पे। उसमें आप कोई किताब पढ़ो, कोई होमवर्क करो, बिजनेस आइडिएशन करो, एक्सरसाइज करो, जो भी आपको करना है वो 6 से 8 या 5 से 7 2 घंटे का स्लोट, आपका एक पावर स्लोट 100% होना चाहिए अगर आप अपने सपनों को बिल्ड करना चाहते हो, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। आज हम जो अभी बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि दो कोर प्रॉब्लम किसी भी सेल्स और किसी भी बिजनेस ओनर के लिए क्या है। क्या आप में से कोई चैट बॉक्स में बता सकता है, समझा सकता है कि यार दो कोर प्रॉब्लम कौन सी है। ये दो प्रॉब्लम का अगर निपटारा हो जाए, समाधान हो जाए, तो बिजनेस की बल्ले बल्ले हो जाए। और वो हर बिजनेस ओनर फेस कर रहा है, किसी भी बिजनेस में हो, वो बिजनेस उसका बेसिकली ट्रेडिंग का हो, सर्विस इंडस्ट्री का हो, या किसी भी तरीके का बिजनेस हो। वो कौन सी दो ऐसी प्रॉब्लम है जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर हर बिजनेस के अंदर आती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब आप सब लोग एक्टिव है मेरे साथ, सब लोग मेरे साथ अलाइन है। बहुत ही बढ़िया। पहली जो बेसिक प्रॉब्लम है जिसको हर इंसान फेस करता है, हर इंसान के साथ में आती है, वो है लीड्स। कि भाई मेरे बिजनेस में लीड्स कहाँ से आए, कैसे लाऊं ये लीड्स, किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊं, तो उसके लिए चाहिए हमें लीड्स। और दूसरी मेन प्रॉब्लम उसकी कन्वर्जन, कि लीड तो आ रही है बट इसको कन्वर्ट कैसे करूं। ये दो बेसिक फाउंडेशन के क्वेश्चंस हैं हर बिजनेस ओनर के लिए, जिसके ऊपर उसको रोज तपस्या करनी चाहिए, रोज उसके ऊपर काम करना चाहिए, रोज उसके ऊपर सोचना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस में कैसे लीड लाऊं और कैसे इन लीड्स को कन्वर्ट करूं। तो जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी पिछली क्लास में, कोको टेक्निक, ये हेल्प करती है दोनों के अंदर। ये लीड लाने में भी हेल्प करती है और उस लीड को कन्वर्ट करने में भी हेल्प करती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस ओनर कम्युनिटी को मैं सिर्फ जो एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक ब्लेसिंग देना देना चाहता हूँ, वो देना चाहता हूँ कोको। कि आपके पास बाई बर्थ कनेक्शंस की पावर थी, ताउम्र आप कनेक्शन ही कनेक्शन बनाते हो। तो इस कनेक्शन को कैसे कोलेबरेट करो ताकि आप अपने लिए या किसी दूसरे बिजनेस के लिए बेनिफिट का एक मॉडल बना सको, विन विन फॉर्मूला बना सको। और जो हमारा बेसिकली जीपीसी है, जिसमें हर शनिवार को कुछ सिंसियर सीरियस लोग मिलते हैं, पिछले शनिवार आप भी शायद गए थे, तो वहां पे इसकी हम मास्टरी करते हैं। वहां पे हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि हमने कहा कि अपना एक डॉक्यूमेंट बना लो, 2 पेज इकट्ठे कर लो। एक पेज पे लिखो हाउ टू गेट 100 लीड्स,
और दूसरे पेज पे लिखो हाउ टू कन्वर्ट दीज लीड्स। ये 2 पेज पे रोज आपको सोचना है और प्लान करना है कि भाई मैं अपने बिजनेस में कैसे 100 लीड लेकर आ सकता हूँ। 100 लीड लाने के लिए करना क्या होगा, आपको डेली बेसिस पे इस 2 पेज को लेके बिजनेस आइडिएशन करना होगा, रोज सोचना होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो। एक बार आपने काम कर लिया परमानेंटली सोल हो जाएगा। जैसा कि कल मैंने बताया था कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को क्राफ्ट कर लो, लिख लो अपने पास में, तो बार बार आपको कहीं पे भी जाओ मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए, आपको पता रहेगा वो 18-20 लाइनें कौन सी जो मुझे बोलनी है। कुछ भी नहीं बोलना है, आपको बहुत सोच समझ कर बोलना है। तो सोच समझ कर कौन सी बातें हैं, ऐसे ही आप अगर एक बार अपना समय लगा लेते हो, हफ्ता 10 दिन 1 महीना, और बिजनेस आइडिएशन कर लेते हो कि मैं अपने बिजनेस में 100 लीड्स कैसे लाऊं और कैसे उसको कन्वर्ट करूं, तो ये आपकी डिजिटल एसेट परमानेंट बन जाती है, जो आपके बार बार काम आती हैं। जैसे आप घर खरीद लेते हो जो आपके बार बार काम आता है, गाड़ी खरीद लेते हो जो बार बार काम आती है एज एसेट, तो ऐसी ये डिजिटल एसेट है जो आपके काम आती है बार बार। तो सबसे पहले अगर लीड लानी है तो आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, धारदार मैसेज। ऐसा होना चाहिए कि आप उसको बोलो तो बंदा उसको सुन के देख के कहे कि यार मजा आ गया, उसकी अटेंशन आ गई। यानी कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है उसको अगर कोई बात आप बोलो तो वो लोग आपके पास खींचे चले आए। धारदार मैसेज कैसे आता है, जो मैंने पिछली बार बताया था आपको क्लास में अगर याद हो, तो आप डिजायर को बताओगे और नीड को डिलीवर करोगे। यानी कि आपको कुछ ऐसी बात करनी है कि अगर आप 100 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हो तो मैं आपकी फाउंडेशन को बिल्ड करा दूंगा। यानी कि 100 करोड़ लोगों की एक डिजायर है, और नीड क्या है, उसकी बेसिक फाउंडेशन को बिल्ड कराना। यानी कि आपके मैसेज के अंदर धार होनी चाहिए कि अगला बंदा सुने तो उसको लगे यार बड़ा मजा आया, यार बड़ी अच्छी बात कह रहा है। दूसरी चीज, आपको आपका सोर्स, जिस सोर्स से लोगों तक पहुंचना है, रीच आउट करना है, वो चूज करना है। नो कि ईच वन, इट हैज टू बी, जो रीच का है वो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ना कि सारे के सारे। तो आप लोगों को अगर याद हो तो हमारे सोर्सेस क्या थे वहां तक पहुंचने के, मीडियम वो हमने डिस्कस किए थे 3 इन डिटेल। तीसरा, आपके पास जो डाटा है उस डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक टूल होना चाहिए, गूगल शीट, एक्सेल, जोहो, कोई ना कोई सीआरएम, जहां पे आप अपना खुद का डाटा इकट्ठा कर सको, या जो डाटा आप बाय करते हो यहाँ वहां से लेकर आते हो उसको ऑर्गेनाइज कर सको, उसको नर्चर कर सको। ये हो गया बेसिक चीजें कि भाई ये चीजें आपकी होनी चाहिए। अगर आप लीड लाना चाहते हो तो लीड लाने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले एक मैसेज चाहिए, उस मैसेज को पहुंचाने का एक तरीका चाहिए, और जब वो तरीके से कुछ लीड आएंगे तो उसको ऑर्गेनाइज करने का एक डाटाबेस चाहिए। ये बहुत बेसिक और बहुत बड़ी फाउंडेशन वाली बात है। अब ये आएगा कैसे मैसेज, या लोग आएंगे कैसे, लीड आती कहां से है, बिल्कुल बेस समझेंगे, बेसिक से। बहुत सारे बार आपके पास लीड आती है रेफरेंसेस से, या अपने आप आ जाती है आपके ऑफिस में। जैसे हमारा कोवर्किंग में तो लोग अपने आप आ जाते हैं चल के, या एग्रीगेटर भेजते हैं, यानी कि जो लोग इस ट्रेड में हैं वो आपको भेजते हैं। जैसे कि 99 एकड़ है, वो इस ट्रेड में है, वो आपको भेजता है। जस्ट डायल इस ट्रेड में वो आपको भेजता है। इस तरीके से यानी कि जो एग्रीगेटर्स बने हुए हैं, जो आपके व्यापार को आगे प्रमोट करके आप तक लोगों को लीड पहुंचाते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो रेफरेंसेस आते हैं कहाँ से आते हैं, जहां आपको फैमिली फ्रेंड्स या नोन लोग आपके नाम और काम को जानते हैं, वही तो आपको प्रमोट करते हैं। आप सोचकर देखो, अगर आपको लोग जानते हैं एज ए नाम बट आपके काम को नहीं जानते हैं, तो क्या वो आपको रेफरेंस देंगे। तो कितना जरूरी है आपके सर्कल के लोगों को ये बताना कि मैं ये काम करता हूं, और उस काम की क्लैरिटी इतने शार्प शब्दों में हो कि उसको समझ में आ जाए कि ये बंदा यही काम करता है। जैसे कि कल हम मीटिंग कर रहे थे, तो हमारे एक मित्र हैं राजेश, वो जब आए उन्होंने अपने व्यापार के बारे में बताया। तो जो व्यापार है मैं कैसे रिलेट कर लेता हूँ, मेरे दिमाग में कैसे हिट हो जाता है, कत्था चूना, एक ऐसा वर्ड मैंने पकड़ रखा है, कहीं पे भी कत्थे की बात होती है तो मुझे पता है ये वाला व्यापार एग्रीकल्चर के हिसाब से ये राजेश भाई करता है, डील करता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि क्या आपके व्यापार के बारे में, यानी कि आपके काम के बारे में आपके सर्कल के लोग जानते हैं उस तरीके से जिस तरीके से पता होना चाहिए। ये लोग आएंगे कहाँ से, यानी कि जो लोग हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके पास रेफरेंसेस आने के। तो हाउ टू गेट मोर एंड मोर पीपल, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे। जैसे कि बिजनेस के ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे नेटवर्किंग होते हैं, जैसे बीएनआई है, तजुर्बा है,
है ना, प्रगति परिवार है या सहायक क्लब है, कुछ लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे। जैसे राहुल जैन जी की क्लासेस होती हैं, अक्षय जी की क्लासेस होती हैं, या लैंडमार्क की क्लासेस होती है। तो ऐसे आपको अलग अलग ग्रुपों में जाना होगा ताकि आप नए नए लोगों से जुड़ सको। वहां पे आपको कोको बिल्ड करना होगा। जो कोको टेक्निक मैंने सिखाई थी कि दो तरीके से लोग आपके काम आ सकते हैं अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लो। वन इज RRP, रेफरेंस रिकमेंडेशन देने वाले लोग। दूसरे RSP, यानी कि वो लोग जो रेफरेंस शेयरिंग पार्टनरशिप करते हैं। और यही मॉडल मैं वरुण की कंपनी में लगा रहा हूँ। आप में से कई सारे लोगों ने वरुण की कंपनी को ज्वाइन किया है, जो लास्ट हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी। तो अब आपने ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं आप उस कंपनी के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स या स्कूल्स में हमें कनेक्शन दोगे, किसी ना किसी तरीके से रेकमेंड करोगे। पूरे साल में अगर आपने 2-3 दिए तो एज ए रेफरल पार्टनर, एज ए कंपनी पार्टनर कुछ ना कुछ तो आपने बिल्ड किया। तो आपको आपका खुद का एक कोको मॉडल बिल्ड करना होगा। दूसरा, जो हमारे पास लीड्स आती हैं वो आती है ऑनलाइन। तीसरा जो आती है हमारे पास आती है ऑफलाइन। तो ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से हमारे पास लीड आती है। तो इन 3 तरीकों में से एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि भाई आप लर्निंग ट्रेनिंग की ग्रुप ज्वाइन करो या अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करो। तो मेरी तरफ से अगर आप बिजनेस लर्निंग की कम्युनिटी में जाना चाहते हो, तो जैसे कि अक्षर यादव है, राहुल जैन है, राजीव तलरेजा है, राहुल मुदलक है, विवेक बिंद्रा जी है, या हमारा गाइड प्रोग्राम है, ऐसे अलग अलग किसी ना किसी तरह के लर्निंग ट्रेनिंग के ग्रुप के अंदर जुड़ो। बिजनेस ग्रुप की बात करूं तो वो है जैसे BNI, तजुर्बा, प्रगति परिवार, सहायक, कनेक्ट एंड ग्रो, ई ग्रोथ, ऐसे बहुत सारे हैं। चैम्बर्स और एसोसिएशंस की बात करूं तो ऐसे कई सारे फिक्की या CCI या कई सारे चैम्बर्स जहाँ की मेंबरशिप मिलती है। हेल्थ के जैसे अगर ग्रुप की बात करूं, जैसे रामदेव जी का ग्रुप है, हर्बल लाइफ वालों का ग्रुप है, सात्विक मूवमेंट है ना, नेचुरल लाइफ साइंस वालों का ग्रुप है, आचार्य मोहन जी का। सेल्फ डेवलपमेंट की बात करूं तो जैसे लैंडमार्क एजुकेशन है, टोस्ट मास्टर है, सेंटोलॉजी है, माइंड वैली है। सोशल ग्रुप या स्पिरिचुअल ग्रुप की बात करूं, जैसे ओशो की कल्ट है, इस्कॉन वालों की कल्ट है, सदगुरु की है, ब्रह्म कुमारी जी की है, श्री श्री की है। तो आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो। लोकल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो हो गए पार्क, जिम, द्वारका मोम्स क्लब, तो लोकल लेवल पे चलते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय, समझाने का अभिप्राय ये है कि आपकी जो शीट बनी है बेस्ट साइड और लो साइड यू, तो उसमें मैंने कुछ ग्रुप के नाम लिखे हैं। भाई जिस जिस ग्रुप में आप जुड़े हो वो लिखो तो सही, और किस किस में जाना चाहते हो। तो आपको अगर आपका नेटवर्क बढ़ाना है, आपको अच्छे लोगों तक पहुंचना है, तो ये कई तरीके के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पे आप जाकर अपनी जो रेफरेंस, अपना जो नेटवर्क, अपना सर्कल उसको बढ़ा सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो, उसको आगे की तरफ लेकर जा सकते हो। अब मैं आपसे बात करता हूं कि भाई आप लीड तो ले आओगे, क्योंकि लीड लाने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको ये जो 3 बेसिक रूल हैं, 3 बेसिक रूल कौन से आते हैं, रेफरेंस से, ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, इसको बिल्ड करना होगा, है ना। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ मेरे पास में। हाउ टू गेट 100 लीड्स। ये डॉक्यूमेंट बना वैसे लोग रहे हैं, ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ टू गेट 100 लीड्स का मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया अपने लिए। और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि भाई ये 3 बेसिक चीजें तो होनी चाहिए लीड की बात करने से पहले। अगर आप लीड लाना चाहते हो तो ये 3 चीजों को 100% अलाइन कर लो। पहला, धारदार मैसेज। दूसरा, किस किस मीडियम से वहां पे जाओगे। तीसरा, ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करने का स्ट्रक्चर और सिस्टम। जो लीड आएंगी किस जगह पर रखोगे, कैसे उसको फॉलो करोगे, कैसे उसके ऊपर काम करोगे। तो पहली जो चीज आती है वो आती है हमारी किससे, रेफरेंसेस से। तो रेफरेंसेस का इन डिटेल स्ट्रक्चर, कि आप रेफरेंसेस किस किस तरीके से ला सकते हो, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं आपके पास में। दूसरा, आपका ऑनलाइन। तो ऑनलाइन कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसको आप टेक ऑन कर सकते हो जो आपके काम की है। जैसे व्हाट्सएप के स्टेटस पे अपना लगाना, व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर उस पर आपके मैसेज भेजना, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करना। यानी कि हमारा भी टारगेट है 100 व्हाट्सएप की ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप में होते हैं, लोग ज्वाइन करते रहते, बनाते रहते, उनको ग्रुप ज्वाइन करना। पेड व्हाट्सएप भेजना, पेड SMS भेजना, फ्री के टेम्पलेट भेजना SMS पे। यानी कि आप 100 SMS भी एक दिन में भेज सकते हो। तो अपने टेम्पलेट बनाओ, 100 लोगों को भेजो, अगर आप SMS का पेड वर्जन नहीं ले रहे हो तो। ईमेल मार्केटिंग करना, फ्री वाली और पेड वाली। ऑटो कॉल्स जो जाती हैं, IVR वाली कॉल्स जो जाती है,
वो यूज करना। वेबसाइट के थ्रू आप लीड मैग्नेट लगाओ वहां पे, जिससे कि लीड भरे लोग। व्हाट्सअप का ऑटो रिप्लाई डालो अपने वेबसाइट पे, चैट बोट डालो अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि इससे भी लीड आती है। गूगल सोशल मीडिया के ऊपर और गूगल के ऊपर पेड एड्स को लगाना, फेसबुक और इंस्टाग्राम को चूज करना, यूट्यूब चैनल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू। कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि आप जो कंटेंट लिखते हो, जहां आप ब्लॉग्स लिखते हो, सर्वे करते हो, क्विज कंपटीशन करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके हाथ में है, पुटिंग और गिविंग द रेफरेंसेस, रिव्यूज, कमेंट, टेस्टिमनी एंड फीडबैक फॉर अदर्स विद योर नेम एंड योर प्रोफेशन। सबसे बेसिक चीज होती है कि लोगों के पास जब आप जाते हो, जैसे मैंने कहा जी मेरे प्रोग्राम आपको कैसे लगा, आप टेस्टिमनी दे दो। तो उस टेस्टिमनी सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताते हो कि जी मैं ये करता हूँ, मैं वहां रहता हूँ और मैंने ये अटेंड किया। तो आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरे लोगों के प्लेटफॉर्म पे जाने के, जब आप उनके रिव्यूज डालते हो ऑनलाइन, जब आप कमेंट करते हो उनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप टेस्टिमनीज जो देते हो, आप जो लोगों को फीडबैक देते हो, ये सारी चीजें भी तो आपकी प्रेजेंस को बढ़ाती हैं, आपको एक मौका देती है नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। तीसरा अगर मैं बात करूं ऑफलाइन के, जैसे कॉलिंग है, विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, विजिटिंग कार्ड लोगों को देना है, लीफलेट है, पंपलेट्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडी बना के रखना है अपना ऑफिस के आसपास, या स्टैंडिंग एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी कि आप दूसरे लोगों के साथ स्टैंडी एक्सचेंज करते हो कि भाई तू मेरे यहाँ पे स्टैंडी लगा ले, तेरे यहाँ पे लोग आते हैं, मुझे इन लोगों की तलाश है। एडवर्टीजमेंट करना, होर्डिंग करना, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देना। कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो लोकली चलते हैं, जो द्वारका में चलते हैं या जो नोएडा में चलते हैं, या कैंप्स में पार्टिसिपेट कर रहा, जो कैंप लगते हैं, या टॉक शोज में जाना, ट्रेड शोज में जाना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको आपका एक डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा। ये रेडीमेड नहीं मिलेगा कि कहीं से आपको ज्ञान मिल गया और वहां से आप टेक ऑन कर दो। इसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगाना होगा और आपका ये डिजिटल डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा, बिल्ड करना होगा कि भाई कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि मैं अपने पास क्लाइंट ला सकता हूं, जिससे कि मैं लीड जनरेट कर सकता हूं। मोटा मोटा 3 कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरीज के अंदर आपको अपने बिजनेस को के डिजिटल डॉक्यूमेंट को रेडी करना है, रेफरेंसेस के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, ऑफलाइन के थ्रू। और किस किस को कौन से सूट करते हैं, क्योंकि हर एक को हर एक चीज सूट नहीं करता। जैसे मुझे टेलीग्राम सूट नहीं करता है, मुझे बड़े बड़े होर्डिंग लगाना सूट नहीं करता है। तो आपको कौन से सूट करते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे मेरे को बुक लिख के उस बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक पहुंचाना, लीड मैग्नेट में काम आता है मेरे, तो ये मुझे सूट करता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अपने पीएसबी फ्रेमवर्क की, यानी कि वो फ्रेमवर्क जो हमें कन्वर्जन में मदद करता है। भाई लीड तो आ गई, अब इस लीड को कन्वर्ट कैसे करें, ये भी तो क्वेश्चन है। तो उसमें से सबसे पहला एक है, वो है पीएसबी। पीएसबी फ्रेमवर्क क्या कहता है? प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड बेनिफिट। कि जब भी आपके पास कोई बंदा आता है, वो एक प्रॉब्लम को लेकर आता है, आप उसको कुछ सॉल्यूशन देना चाहते हो, और वो जब सॉल्यूशन आप देते हो तो उसको बेनिफिट की फॉर्म में बताओ, उसको उस तरीके से समझाओ। क्योंकि जब तक कि आपको बेनिफिट की इन डिटेल डेफिनेशन नहीं पता अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, और आपने उसकी स्क्रिप्ट नहीं बना रखी, उससे रिलेटेड आपने केस स्टडीज नहीं बना रखी, तो सोच लो कि आपकी तलवार में धार नहीं है उसको लाने के लिए, उसको अपने पास, है ना, कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि अगर किसी ने पूछा कि स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो क्रीम लगा लो। भाई आपने बताया कि जी मेरे को ना स्किन ड्राइनेस रहती है सर्दियों में, या मौसम जब चेंज होता है ना स्किन ड्राइनेस आ जाती है, और उसका सॉल्यूशन क्या है? क्रीम लगा लो। तो अगर कोई इंसान ऐसे बोलेगा तो क्या उसका माल बिक पाएगा? चैट बॉक्स में वो बताओ, थोड़ा सा समझाओ कि भाई कोई इंसान आपके पास प्रॉब्लम लेकर आया और आपने कहा उस प्रॉब्लम के साथ में कि भाई ये कर लो, तो क्या आपका प्रोडक्ट बिकेगा? राहुल जी का ही आया सिर्फ रिप्लाई, इसलिए मैंने बीच बीच में रिप्लाई देता रहता हूँ, क्योंकि ऐसा तो होता है लोग सो जाते हैं। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आपने वो जान ही नहीं लगाई। भाई वो बंदा जब आपके पास किसी प्रॉब्लम की वजह से आया तो वो कुछ सुनना समझना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, आ गया ना आपके पास। अभी हम किस टॉपिक की बात करें? कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि आपके पास एक लीड आई, कहीं से भी आई, बट उस लीड को कन्वर्ट करने से पहले उस प्रॉब्लम को, उस पेन को एक्सरेट करना सीखो।
उस पेन को बढ़ाने का सीखो, क्योंकि मरहम तभी लगाओगे जब उसका दर्द को थोड़ा सा कुरेद कराओगे। जब तक उसका दर्द को आप बढ़ाओगे नहीं, उसको सुनने में उसका सबकॉन्शियस माइंड अलर्टनेस नहीं आएगा। यानी कि मैडम जी, आप जो ये स्किन ड्राइनेस के लिए आए हो ना, पहले मैं आपको बता दूं, स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है। आप बहुत सही समय पे आ गए, क्योंकि सर्दियों के अंदर ये स्किन की प्रॉब्लम जो थोड़ी सी ड्राइनेस आती है, ये एलर्जी का काम भी कर सकती है। और अगर आपने केयर नहीं किया तो ये आपकी स्किन ड्राइनेस की डैमेज कर जाती है। आपकी जो उम्र 25-30 साल की है, ये एकदम से 40-45 लगती है। और ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपने अच्छे से फोकस नहीं किया तो ये दाग धब्बे भी छोड़ जाती है परमानेंटली, जो ताउम्र आपको परेशान करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी क्रीम है, एक हर्बल बेस्ड क्रीम है, जिसके अंदर हमने गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों के अत्र को मिलाया है, जो आपको इतनी सॉफ्टनेस देते हैं आपकी चेहरे को, कि पिंकिश आपकी बॉडी को कर देती, गुलाबी गुलाबी कर देती, और इतनी सॉफ्ट और कोमल हो जाती है कि दूर से इंसान आपको देख के चमक उठेगा आपके रोनारी चेहरे को, आपके खूबसूरत चेहरे के साथ में। तो ये जो मैंने कुछ बोलने की कोशिश करी, इसमें आप लोगों को अटेंशन मिली या नहीं मिली? आप लोगों को इसको सुनने में, इसको समझने में कुछ क्रिएशन हुआ इस क्रीम प्रोडक्ट को बेचने में, समझाने में, बताने में? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे आप अपना परिचय कुछ भी दे देते हो, ऐसे जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसको कुछ भी बोलने लग जाते हो। आपने उसको क्राफ्ट नहीं किया हुआ। आपके पास कम से कम 5 ऐसी केस स्टडीज होनी चाहिए, जिसको आप जब क्लाइंट को बताओ तो उनका रेफरेंस दे सको, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके हिसाब से बोल सको, उसको समझा सको। जैसे जब हमारे कोवर्किंग में कोई बंदा आता है कोवर्किंग देखने के लिए, तो हम उसके पेन को कोरेदते हैं, उसको हमें बताता है कि सर बहुत अच्छा रहा, आप डिसीजन ले रहे हो कोवर्किंग का। क्योंकि आज की डेट में जब इंसान अपने बिजनेस को शुरू करता है या छोटी टीम होती है, तो उसको फालतू के पचड़म नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि घर पे आप रहोगे ना, स्ट्रक्चर नहीं बनता, एनवायरनमेंट नहीं बनता, कभी बच्चे परेशान कर देते हैं, प्रोफेशनल फीलिंग नहीं आती, आपकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, आप अपने इतने स्ट्रेस में रहते हो कि काम करना चाह रहे हो कर नहीं पा रहे हो, कितना बर्डन होता है आपके साथ में। हमारा क्या है सर, को वर्किंग आप ट्रायल करो पहले। पूरे महीने के देने कितने आपने? 3,000 रुपये। चाय की, वो कहते हैं कॉफी के पैसे से भी कम है, जिसके अंदर हम आपको टी कॉफी, है ना, इंटरनेट, सारी चीजें ऑफर करते हैं। तो कन्वर्सेशन के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर क्या डाल रखा हमने? पेन, प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन, उसके समाधान की बातचीत डाल रखी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे पीएचडी नहीं कराना चाहता कि मैं आपको पूरा ज्ञान दे दूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया, आपके व्यापार के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से पता है। लास्ट क्लास में हमने यही बात की थी कि अपने क्लाइंट के पेन को समझो, उसके चैलेंजेस को समझो, उसकी सीक्रेट डिजायर को समझो, उसकी नीड को समझो। तो उसको समझने के बाद उस डॉक्यूमेंट को जो आपने लिखा होगा, बनाया होगा, उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट तैयार करो एज ए केस स्टडी, जहां पे आप रेफरेंस दे सको, लोगों को बता सको, सिखा सको। तो ये एक डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि जो गिनी चुनी 8, 10, 12, 15 लीड्स आपके पास आती हैं, उनसे बातचीत में क्या करनी है, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरी जो चीज है जो आपके काम आती है, वो है 3 वाई। इसका आंसर भी आपके पास होना चाहिए। पहला वाई क्या कहता है? वाई बाय इट। कि भाई मैं अगर कोवर्किंग लूं तो क्यों लूं? मैं अपने खुद के ऑफिस से या मैं घर से क्यों ना काम कर लूं, छोटा मोटा ऑफिस लेके। तो पहले उसको बताओ वाई बाय इट, यानी कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों आपको क्रीम लेनी चाहिए। दूसरा, वाई बाय इट फ्रॉम यू, कि कोवर्किंग तो लेना बहुत अच्छी बात बताई, फिर आप ही से क्यों खरीदूं? सेक्टर 12 वाले से क्यों ना खरीद लूं? रामपल चौक वाले से क्यों ना खरीद लूं? तो जी ये जो क्रीम है हर्बल वाली, ये मैं रामदेव की क्यों ना खरीद लूं? हर्बल वालों की क्यों ना खरीद लूं? हमदर्द वालों की, आप ही की क्यों खरीद लूं? तो आपकी क्या यूएसपी है, क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है? ये जी पूरे द्वारका में हमारा ही कोवर्किंग ऐसा है जो सातों दिन खुलता है। कितनी सारी ऐसी गस्टेड छुट्टियां आती हैं, बहुत सारे क्लाइंट वहां के हमारे पास आके बैठते हैं। मौत और भगवान कब आ जाए नहीं पता, और भगवान का रूप होता है क्लाइंट। तो क्लाइंट तो यही कहेगा नहीं मैं संडे आज नहीं आऊंगा मिलने, संडे भी आ सकता है, विजिट होली भी आ सकता है। तो हमारा ऑफिस खुला रहता है सर, हमेशा। तीसरा, वाई बाय इट
फ्रॉम यू, बट वाई बाई इट नाउ, आज ही क्यों खरीदूं? कि ठीक है जी आपका अच्छा है, लेकिन मैं अभी 4-5 दिन में बताऊंगा या एक हफ्ते बाद बताऊंगा आपको। वो ऐसी बात क्या बोलोगे कि उसको कहोगे आज ही खरीद ले भाई, आज के बाद मौका नहीं मिलेगा। कि सर जो वाला कैबिन आपने देखा ना, जिसके लिए मैं ट्रायल के लिए कह रहा हूँ कि आप उस कैबिन के ट्रायल ले लो 3,000 रुपए में, वो सर रुकता नहीं है कैबिन। आप 3,000 रुपये आज दे दो ट्रायल के, अगर आप ना भी आओ तो हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। बेशक से ट्रायल एक हफ्ते बाद शुरू कर देना, आपके लिए मैं उसको रिजर्व रख दूंगी, लेकिन वो कैबिन सर, वो सोच लो हमारा तो सबसे मक्खन मलाई है, जो आपने देखा है पसंद किया है। वो वाली सीट जो आपने देखी ना सर, वो सबसे बेस्ट है, आपको जो पसंद आई। आप ट्रायल के पैसे मैं रिफंड करा दूंगी आपको, लेकिन ये वाला पैसा जो है, जो ऑफर है ये, लेकिन वैलिड सर 24 घंटे के लिए है। उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे अगर आप नहीं ले रहे हो। इतनी मैं गारंटी लेती हूँ सर आपका, कि अगर आपने जो 3,000 रुपये दिए हैं और आप यूज नहीं करते किसी भी कारणवश, नो क्वेश्चन आस्क, मैं आपके 3,000 रुपये वापस करा दूंगी। ये सोच लो आपने मुझे दे रखे, कंपनी को नहीं दे रखे। तो आपके पास क्या वो स्क्रिप्ट रेडी है जहां से आप उस क्लाइंट को, जो आप अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हो, सबसे पहले उसको एजुकेट कर सको कि भाई ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, दूसरा आप ही से क्यों खरीदना चाहिए, तीसरा आज ही क्यों खरीदना चाहिए। जब तक कि ये 3 डिटेल आंसर आपके पास नहीं होते हैं, तब तक आप फायदा नहीं उठा सकते हो। आपके पास लीड आ गई, आप उसको वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं की, आपने अपनी फाउंडेशन को मजबूत नहीं किया हुआ। जैसे पेस्ट्री की एक दुकान है, पेस्ट्री की दुकान के साथ साथ उस बंदे ने लोगों को ग्रीटिंग कार्ड देना शुरू कर दिया, कि जो भी पेस्ट्री लेकर जाएगा वो साथ में उसके ग्रीटिंग कार्ड देता था, कि ये ग्रीटिंग कार्ड ले जाओ, और उसमें हाथ से लिखता था, भाई हाथ से लिख दो। अब आप सोच कर देखो, कोई भी पेस्ट्री खरीदता है जब, वो क्यों खरीदता है? बेस लाइन क्या पेस्ट्री खरीदने की? कब खरीदता है? हेलो, कुछ मेरे से बात बर्थडे करनी हो है? इसका, सर बर्थडे या एनिवर्सरी किसी हो। सेलिब्रेशन पे, है ना, बर्थडे बर्थडे है, सेलिब्रेशन कोई या पार्टी सेलिब्रेशन, करनी है। पार्टी करनी है ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उस प्रोडक्ट की बेसलाइन क्या है, कि जब भी कोई पेस्ट्री खरीदना, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, एक्साइटमेंट, किसी ना किसी स्पेशल मोमेंट के लिए खरीद रहा है ना। तो उस बंदे ने अपने आप को अलग दिखाने के लिए, मार्केट में अलग हटकर जाने के लिए क्या क्रिएट किया, कि भाई आप इस पेस्ट्री को जो लेकर जा रहे हो, इस पेस्ट्री के साथ आपको हम क्या दे रहे, ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं, ताकि आप उस पर लिख सको। पहले ग्रीटिंग कार्ड बहुत यूज होते थे, कल्चर अभी आउटडेटेड हो गया, लेकिन उस कल्चर से स्पेशलनेस आती है। तो उस बंदे की यूएसपी यही बन गई, यार वो पेस्ट्री देता है साथ में ग्रीटिंग कार्ड भी देता है, ताकि मैं जिसके पेस्ट्री लेकर जा रहा हूँ उसको 2-4 बातें लिख के भी दे सकूँ, उसको स्पेशल फील करा सकूँ। तो मेरा आप लोगों को क्या कहना है, क्या समझना है, क्या पूछना है, कि भाई आपका प्रोडक्ट है, आप इतने टाइम से बेच रहे हो, मैं तो इतना डिटेल नहीं जानता ना आपके प्रोडक्ट के बारे में, बट जो बेसिक फाउंडेशन है, उस बेसिक फाउंडेशन को तो तैयार करो मेरे साथ मिलकर, उस बेसिक फाउंडेशन के लिए काम तो करो। बिकॉज ये जो काम है ये डूइंग का ज्यादा है, ना कि नोइंग का। क्योंकि अगर आप जान लोगे तो उससे कुछ होगा नहीं, जानने तो आपको बहुत कुछ रखा है, अब समय आ रखा है उसके ऊपर डूइंग करने का। यानी कि आपके इंडस्ट्री के कुछ बेसिक वाय, पहला वाय है क्यों इस इंडस्ट्री में आना है, दूसरा है आपसे क्यों खरीदना है। अगर आप ये बोलते हो कि जी मैं बहुत अच्छा हूं और मैं अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से सर्व करता हूं, और जी मेरा प्रोडक्ट तो बहुत बेस्ट है, और मेरे प्रोडक्ट के अंदर ये सोच लो इंडस्ट्री का सबसे अच्छा माल लगा हुआ, सबसे अच्छा मटेरियल लगा हुआ है, तो जितनी भी बातें आप बोल रहे हो ये सारी वेस्ट हैं, यूजलेस बातें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आप क्या कह रहे हो कि जी मेरा प्रोडक्ट तो अच्छा है, औरों का नहीं है। कौन ऐसा सुनना चाहेगा, कौन क्रिएट करना चाहेगा? इट हैज टू बी स्पेसिफिक, जो बंदा रिलेट कर सके, वो समझ सके यार ये बंदे के अंदर हाँ ये चीज है, देखने के लिए, समझने के लिए। कि सर मेरे 70% क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने एज ए इन्वेस्टर में सब पैसा लगाया, और मेरे कहने से जो 5 साल तक रुके रहे, सबका पैसा डबल हुआ है सर। क्योंकि रियल एस्टेट जो गेम है वो है लॉन्ग टर्म का, ये ट्रेडर वाला गेम नहीं है कि आज खरीदा कल बेचा। आप एज ए इन्वेस्टर आ रहे हो, आपको अगर अपने रियल एस्टेट से पैसा कमाना तो कम से कम 5 साल तक तो रुकना पड़ेगा। मैं ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिलाऊंगा जिसके अंदर, जैसा कि पास्ट में मैं लोगों का पैसा डबल करा चुका हूं, तो आपका भी हो सकता है। लेकिन मेरे कहने से खरीदनी होगी, और मेरी जगह पे खरीदनी होगी, और मेरे समय तक रुकना पड़ेगा।
एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइजर आप मेरे से एडवाइस ले लो कहीं की, मैं हर एक की जगह दे दूंगा, बट आपको देखना पड़ेगा कि वो एडवाइस आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं। क्योंकि मेरे को इस इंडस्ट्री में हो गए सर 15 साल, मुझे पता है कैसी चीजें होती है। और आप शायद पिछले 2-3 महीने से ही प्लान कर रहे हो प्रॉपर्टी लेने का। तो अगर आप कुछ इस तरीके की कन्वर्सेशन जो आपने क्राफ्ट कर रखी है, लिख रखी है, करते हो, तो बंदे की अटेंशन, बंदे का ट्रस्ट, बंदे की लाइकिंग, बंदे का विश्वास आपके प्रति बढ़ता है। तो बेसिक क्वेश्चन क्या था आपका, नो लाइक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या क्या आपके पास वो कन्वर्सेशन के पॉइंट हैं, जिन कन्वर्सेशन के पॉइंट के बेसिस पे आप उसको अपने पास बुला सको, अपन उसे टेक ऑन कर सको। नेक्स्ट इज वी ह्यूमन आस्क मेरे लिए क्या है खास। ये टेंडेंसी है हर बंदे की, और खासकर इंडियंस की खासकर है, कि वो हर बंदा एक स्पेशल डिस्काउंट तलाश करता है। वो कहता है कि कुछ मेरे लिए तो खास बताओ कि क्या कुछ हो सकता है। तो क्या आपने अपना एक डॉक्यूमेंट, प्राइस वर्सेस वैल्यू, डिस्काउंट, कंपटीटर का एनालिसिस वाला डिटेल डॉक्यूमेंट तैयार कर रखा है, कि जहां से वो बंदा जब इस टॉपिक पे बात करे कि यार आपका जो प्राइस है ना ज्यादा महंगा लग रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान प्राइस महंगा कब बताता है किसी भी चीज को, कि कोई भी चीज महंगी या सस्ती कब होती है? जब उसको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं होता, यस, एक रीजन ये भी होता है। और वैल्यू उसको कम लगती हो। यस, जब उसको वैल्यू कम लगती है। वैल्यू कौन सी? जो वो अपने दिमाग में कंपेयर कर रहा है। जी। नहीं तो बहुत सारे लोगों को आईफोन भी सस्ता लगता है, खरीदते हैं प्राउडली। मेरे जैसा इंसान जो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है, उसको महंगा प्रोडक्ट लग रहा है, इसलिए मैं नहीं खरीद रहा हूँ। तो कुछ तो ऐसी चीज है ना जिसके बेसिस पे मैं उसको जज कर रहा हूँ। और मजे की बात बताऊं मैं आपको, वो 4 चीजें जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी, बंदा वहां से जज करता है, वहां से रिलेट करता है। याद है आपको 4 चीजें कौन सी थी? तो चैट बॉक्स में डाल सकता है। देखो साथ के साथ में मैं टेस्ट भी लेता रहता हूँ, ऐसा ना सरप्राइज टेस्ट रहता है। टीएमसी। यस, टीएमसी। टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस नहीं है भैया ये आपकी जिंदगी को, आपके व्यापार को बदलने का फार्मूला है। कि आप जब तक उसको टाइम के बेसिस पे, मनी के बेसिस पे, उसके कंफर्ट के बेसिस पे, उसके इमोशन के बेसिस पे हिट नहीं करोगे उसकी वैल्यू को, तब तक वो आपको अटेंशन पे नहीं करेगा। तो जब आप उससे बात कर रहे हो कि जी ये मैं प्राइस ले रहा हूं आपसे, उसके बदले में क्या मिलेगा, तो उसको दिखनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि टॉफी प्रोडक्ट आपका हमेशा पहले रेडी होना चाहिए, क्योंकि टॉफी प्रोडक्ट में वो क्लाइंट 100% क्या सोचता है कि अरे बंदा तो लुट जाएगा, इसका तो फायदा ही नहीं। हम वरुण की कंपनी के लिए एक ऐसा टॉफी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी मैंने टेस्टिंग की 8-10 लोगों के साथ में, कि भाई ये ऐसे ऐसे करके हम एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं। 1 महीने की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है आपके टीम मेंबर के लिए। 21 दिन का चैलेंज होगा, जिसके अंदर हम लगभग 10 घंटे आपको सेशंस डिलीवर करेंगे, 7 सेशन डिलीवर करेंगे। और ये करके इसकी प्राइस पोस्ट है। तो जितनी भी उन्होंने प्राइस पोस्ट बताई कि आप कितना दिल से दे दोगे, ये हम डिलीवरेबल रिजल्ट देंगे, ऐसे ऐसे से देंगे साथ के साथ, तो उससे बहुत कम प्राइस था हमारा। बोले यार इतना तो प्राइस हो ही नहीं सकता, मगर इतना ही है जी। ले यार मेरा ना बुक कर दे अभी, मैं तो पहला ही तेरा क्लाइंट बनना चाहता हूँ। और मैंने कहा बुक करने के लिए क्या करना है? खाली कहना है जी पहले हमारे यहाँ पे आओ, ट्रेनिंग डिलीवर करके जाओ। यानी कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। यानी कि पैसे आपने बाद में देने हैं, पहले 1 महीना पूरा ट्रेनिंग ले लो। वो कह रहा है यार तुम तो बकवास कर रहे हो यार, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉफी प्रोडक्ट को ऐसा बना दे कि अगला बंदा ये ना सोच सके कि यार इसमें तो साला मेरा ही बेनिफिट है सारा का सारा। क्योंकि ट्रस्ट विनिंग का फॉर्मूला वो है। तो सेम बेसिस पे कि क्या आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जब पैसे की बात होती है, तो वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे आपने डिसाइड कर रखा है कि यार मैं इससे क्या बात करूं ताकि मैं इसको वो वैल्यू दिखा सकूं। जैसे मेरी टीम कोवर्किंग बताती है, जब उसके साथ बैठती है, प्राइस की जब वो बात करता है, 2 प्राइस की बात होती है। एक बात होती है कि जी आपका महंगा लग रहा है किसी दूसरे कोवर्किंग के हिसाब से, ये सबसे पहला पेज फंसता है हमारा। दूसरा होता है ओवरऑल। तो सबसे पहले हम उसको लेकर आते हैं ओवरऑल कोवर्किंग क्यों सस्ता है। पहला भाई कहाँ आता है कि भाई मैं कोवर्किंग में क्यों बैठूं। दूसरा कहाँ आता है तुम्हारे में क्यों बैठूं। तो प्राइस की बात भी वहीं पे होगी। तो जब हम ओवरऑल की बात करते हैं तो वहां तो हम बहुत आसानी से तोड़ लेते हैं कि सर आप एक बात बताओ, आपकी 4 लोगों की टीम है अभी, उसमें भी नहीं पता टीम मेंबर रुकेगा नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जब आप 4 लोगों की छोटी सी टीम में बैठते हो तो बंदा सोचता है कि मैं छोटी सी कंपनी में काम कर रहा हूँ,
ना उसका सोशल नेटवर्क बढ़ता है, ना जान पहचान बढ़ती है, ना गेट अलोंग बढ़ता है। बंदा सुबह तैयार होकर आता है ना, उसमें भी उसको अप्रिशिएशन चाहिए होता है। कोवर्किंग में 100 लोग काम करते हैं, जान पहचान बढ़ती है, नेटवर्किंग बढ़ती है, टीम मेंबर को लगता है मैं सेफ हूँ, लड़कियों को लगता है मेरे अलावा 4-5 लड़के और काम करते हैं, उसको करियर दिखता है, उसको फीलिंग आती है प्राउड की कहीं अच्छी जगह जा रहे हो। आप खुद की अपना एक ऑफिस खोलोगे, 4 टेबल रखोगे, है ना, उसका खर्चा, एसी लगाओगे उसका खर्चा, एक छोटू रखोगे उसका खर्चा, एक पेंट्री का बॉय रखोगे उसका खर्चा। आप ये ऑफिस चला क्यों रहे हो? कमाने के लिए चला रहे हो या पैसा लगाने के लिए चला रहे हो? रादर देन यहाँ आओ, 20-22 हजार रुपये में ऑफिस मिलता है। आपकी टीम बढ़ जाती है तो टीम के हिसाब से पैसे बढ़ेंगे, टीम घट जाती है तो आपके पैसे घट जाएंगे। तो वाई टेक द रिस्क? जब आपकी बड़ी कंपनी बन जाएगी ले लेना ऑफिस। आप सोचो, आप महीने का जो वहां पे 60-70 हजार रुपये लगाओगे, उससे तो 20 हजार रुपये बहुत कम है। फिर वो बोलता है कि सर 20 हजार रुपये 3 सीट के आप मांग रहे हो, बट पड़ोसी वाला तो आपके 15 हजार रुपये दे रहा है। यहाँ पेज फंसता है, क्योंकि पहले वाला पेज तो हम तोड़ देते हैं बहुत आराम से, यहाँ पेज फंसता है। तो फिर हमारा एक एग्जाम्पल होता है उसके साथ में कि सर देखो, डिसाइड पहले आपको करना है कि आप छोले भटूरे हल्दीराम के खाना चाहते हो या मंगल बाजार के, क्योंकि छोले भटूरे सर वहाँ 30 रुपए की मिलते हैं और 150 रुपए की मिलते हैं। इट इज ऑल अबाउट द प्राइमनेस। रेडिसन के सामने, मेट्रो के सामने, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ऑफिस मिल रहा है, आपको बिल्कुल ये फील नहीं आ रहा कि रामफल चौक पे, जहां आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, जहां आपकी गाड़ी कभी क्रेन वाले उठा ले जाते हैं, कितनी बार रुकती है वहां पे, तो आप शाम को जब निकलो कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है। या पार्किंग का पूरा स्पेस मिल रहा है। और सर एक बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, मौत और भगवान कब मिल जाए पता नहीं, और भगवान होता है क्लाइंट। तो क्लाइंट को आप क्या बोलोगे, सर आज संडे है, आज हॉलीडे, आज मत आना। तो हमारा तो 7 डेज ऑफिस ओपन है, वहां पे आपको 6 बजे के बाद हटा देते हैं, 6 बजे के बाद बंद होता है। हमारे यहाँ तो 8-9 बजे तक भी बैठे रहते हैं लोग। तो हम आपको एज ए वाईसी योर को वर्किंग, आप ही के ऑफिस की फीलिंग देते हैं सर। और पैसे की जो आप बात कर रहे हो, पैसा तो बाद में डिसाइड करोगे ना, उससे पहले आप ट्रायल ले लो। 3 हजार रुपये में 30 दिन पहले ऑफिस यूज करो, आपको मजा आए तो आगे कंटिन्यू करना। क्योंकि आपको जो हम दे रहे हैं, पावर बैकअप दे रहे हैं। पूरे द्वारका में लाइट गर्मियों के अंदर जाती है, आप सोच कर देखो बिना लाइट के कैसे काम कर लोगे। आप ऑफिस क्यों ले रहे हो पता आपको सर? आप कंफर्ट की वजह से ले रहे हो, ताकि आपको एक एनवायरनमेंट मिले। हम आपको कंफर्ट और एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो ये सारी बातें जो मैं आपको फट बोल पाया, क्यों बोल पाया? क्योंकि हमने इनको क्राफ्ट कर रखा, लिख रखा है, जिसकी हम बीच बीच में ट्रेनिंग करते रहते हैं। अपनी शनिवार को फोकस रहता है, इसको प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो ज्ञान ट्रांसफर करना होगा ना। पहले आप अपने लिए लिखो, फिर जब आप अपनी टीम बनाओगे उसके लिए क्रिएट करो। डन है जी यहाँ तक? हाँ। तो वन प्योर फैक्ट इज इन इंडिया कि ये जो इंडिया है ना, इंडियन मार्केट, ये प्राइस प्राइस सेंसिटिव है। आप कोई भी सस्ती चीज ले आओ, जैसे जो मैं अपनी टीम मेंबर को बोलता हूँ कि हमारे पड़ोस में अगर किसी ने कोवर्किंग चला दिया, कोई लेकर आ गया और उसने 7 हजार रुपए की जगह 5 हजार रुपये प्राइस कर दिया, तो आधे क्लाइंट तो हमारे यहाँ से उठ के चले जाएंगे वहां। क्योंकि लोगों की लॉयलिटी, हम इंडियंस की प्राइस ड्रिवन है। हम इतने स्ट्रॉन्ग लॉयल नहीं है लोगों के प्रति, है ना। कोई भी चीज सस्ती आती है तो लोग लेते हैं। तो आपके प्रोडक्ट के अंदर ये वाला कंपोनेंट हैज टू बी डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड। आपकी पीएचडी होनी चाहिए इन पॉइंट्स को लेके। जब आप क्लाइंट से बात करो, कंपटीटर की बात करो, डिस्काउंट की बात करो या वैल्यू फॉर मनी की बात करो, आप उसको समझा सको, उसको बता सको। क्योंकि बिना इसके आपकी जो कृपा है वो निकलेगी नहीं, उसके ऊपर पूरी नहीं निकल कर आएगी। नेक्स्ट इज एड मोर इनकम ऑप्शन और स्ट्रीम इन योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस में कैसे और कन्वर्जन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन आप ही की प्रोडक्ट की हो। ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके की हो जाए, अगर वो आपके कहने से कर रहा है तो इसका मतलब वो आप पे ट्रस्ट करता है। तो एड ऑन सम मोर एडिशनल ऑप्शंस। जैसे कि जब हम बात करते हैं गाइड प्रोग्राम की, या जब मैं बात करता हूं कोवर्किंग की, तो मेरी टीम उन लोगों को ह्यूमन विदाउट वॉल, जैसे कि जो मैं भी जिसके साथ में हूँ, या जो हमारा स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर क्लब है, जहां पे हम लोगों को अलग अलग बिजनेस में पैसा लगवाना सिखाते हैं, बताते हैं कि आपको एक नए पोर्टफोलियो के अंदर पैसा लगाना चाहिए, ये मैंने अपने लिए डाल रखे हैं। तो आप लोगों के पास भी कुछ एडिशनल प्रोडक्ट होने चाहिए जिनको आप साइड बाय साइड अपसेल कर सको, या जिसको आप टेक ऑन करा सको उन लोगों के साथ। तो जरूरी नहीं कि आप अपना ही बेचो, वाई नॉट जॉइन दी हैंड्स विद अदर्स। कल किसी से मैं बात कर रहा था कि सरिया भी बिकता है सर, एज ए ट्रायल बेसिस पे, एज ए टॉफी प्रोडक्ट बेसिस पे। उसने कहा कैसे? मैंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना, वहां पे सरिया डलने से पहले ना एक ऑडिट होता है।
कि कितने का लगेगा, किस थिकनेस का लगेगा, किस क्वालिटी का लगेगा। तो सरिया कंपनी ने क्या दिया, उन्होंने कहा जी 10,000 रुपए की ये रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। सरिया लो या ना लो, किसी से ले लो, हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, एटलीस्ट पता रहे फाउंडेशन जो बन रही है, क्योंकि सरिया बार बार तो नहीं लगाओगे ना कि यार लगना था 14 का, बट 12 का लगा ले पैसे बचाने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कर दी काम। 10 साल बाद ये थोड़ा कहोगे हटाओ भाई अब बदलते हो, तो लग गया। तो हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, किसी से भी लगा लो, लेकिन आप लगा लो। तो जब आपने वो रिपोर्ट ले ली, तो कोशिश करोगे उसी बंदे से सरिया लोगे ना जिसने रिपोर्ट दी है, क्रिएट करोगे कहीं ना कहीं पे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ आप लोगों के है कि आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जहां आप किसी और को भी प्रमोट कर सको, या किसी और प्रोडक्ट को भी लेकर आ सको, कि भाई आप इस वाली रिपोर्ट को अगर कंसिडर करते हो तो आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। नेक्स्ट इज, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक क्वेश्चन जी पूछना है। पूछो। ये डिस्काउंट वाला जो थिंग आपने बोला था वो प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं एक बार? डिस्काउंट का चीज दोबारा क्वेश्चन पूछा क्या है? अ, आपने बोला था अगर कस्टमर डिस्काउंट ही मान रहा है, जैसे आप साइड में कोई कोवर्किंग खोल रहा है, सब हम्म, वहां पे जा रहे हैं, या कोई डिस्काउंट बहुत ज्यादा ऑफर कर रहा है तो भी हम्म। जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो क्लाइंट का ना हक है, सबसे पहले तो मान लो कि क्लाइंट का हक है डिस्काउंट मांगना, आप उसको मना नहीं कर सकते कि वो डिस्काउंट क्यों मांग रहा है। डिस्काउंट से पहले आपके पास अगर आईआरओ प्रोडक्ट है, एक जो आपका टॉफी प्रोडक्ट है आपके पास में, तो फिर डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपने पहले से उसको एक डिस्काउंटिंग प्रोडक्ट दे दिया। जैसे कि मैं अब अपनी क्लासेस दोबारा से शुरू करूंगा ऑनलाइन, और मैं 300 रुपये का ये प्रोडक्ट दूंगा, जहाँ पे मैं मास्टर क्लास जो फर्स्ट डे क्लास है पूरा दे रहा हूँ। तो जिसको मैंने 300 रुपये का प्रोडक्ट दे दिया, और उसमें मैंने अपनी डिलीवरी, अपनी वैल्यू दिखा दी कि यार बंदा जेन्युइन है, सच में इसके प्रोडक्ट में दम है और इसके साथ जुड़ना चाहिए, तो क्या वो 15,000 रुपये जब देगा मेरे से डिस्काउंट मांगेगा? क्योंकि मैंने पहले फेज में ट्रांजेक्शन से पहले उसको टॉफी प्रोडक्ट देके वो ट्रस्ट गेन कर लिया। दैट इज द वन क्वेश्चन इज, शुरू में लोगों ने मेरे से मांगी थी, ऐसा नहीं मांगी थी, बट अभी नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सर सच में ट्रस्ट करो, और 3-4 बैच के बाद में इसकी फीस 25,000 रुपये करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई सी जितनी तू जान लगा रहा है ना भाई, तेरी प्राइस कम से कम 25,000 होनी चाहिए। बट मैंने, मेरा मानना भी है कि नहीं यार सर भाई ना सर्व करना भी, 1 साल और सर्व कर दे दो, उसके बाद इस बात को मानो। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, दूसरी बात, कि आई टॉफी प्रोडक्ट के अलावा आपके पास डिस्काउंटिंग पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि जी मैं वाईसी को जानता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से बिजनेस से बाहर हूँ, बट वो आते हैं ना, ये दोस्त देते हैं, मैं तो वाईसी को जानता हूँ जी, योगेश्वर तो मेरा अच्छा दोस्त है। वो क्या बताना चाह रहा है, ये बात क्या है कि वो क्या बताना चाह रहा है? वो 3,000 रुपये में भी डिस्काउंट की उम्मीद कर रहा है, पता आपको? क्या आप उसको मना करोगे? उसने जब ये बोली कि चलो 3,000 रुपये ठीक है, हम ट्राई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वाईसी से बात कर लूंगा, वाईसी मेरा दोस्त है बहुत पुराना, वो कुछ ना कुछ कराएगा। एनीबडी कैन आंसर? वो डिस्काउंट चाह रहा है कि भाई 3,000 में भी डिस्काउंट मिले कुछ, तो जो आपका बंदा या जो भी बात कर रहा है वो मना तो कर ही नहीं पाएगा, वो कहेगा ठीक है सर, सर से बात कर लेना। हाँ, फिर है ना? तो अब क्योंकि वो मेरे से बात करेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? भाई हमने तो पॉलिसी स्ट्रक्चर बना दिया है ना कि भाई ये प्रोडक्ट आप 3,000 रुपये में बेचो। बट वो मेरे पास आया, अब दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी, मैं उसको मना कर दूं कि नहीं सर ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है। दूसरा, मैं उसके लिए कुछ स्पेशल कर दूं। तो आप मेरे को आंसर करो, ताकि आपको इसका आंसर मिल जाए कि मेरे को इन दोनों ऑप्शन में से क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सर एक्चुअली डिस्काउंट तो देना चाहिए, पर ठीक है। एक बात है, एक ही बस क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल आपने अगर डिस्काउंट देना चालू कर दिया तो सब यही मांगेंगे। सेकेंड बिल्कुल सही। चीज ये है कि आपने अगर लोअर प्राइसिंग अभी रखा है तो बाद में हेजिटेट करेंगे लोग कि हायर प्राइस पे करने के लिए। तो बिल्कुल। ये एक ऑप्शन हो सकता है। एग्जाम्पल आप अच्छा ठीक है। हम्म, सर आप उसको कुछ सेकंड साथ में मतलब कुछ और स्पेशल कुछ दे सकते हो कि चल भाई आपको कॉम्प्लीमेंट्री ना यार, तेरे लिए जो भी दिन में 2 कॉफी तेरे स्टाफ के लिए मिल जाया करेंगी, कुछ इस टाइप से, मतलब एक्स्ट्रा सर्विस हम्म, टाइप। हम्म। तू मतलब जानता है कहने का लोग, मतलब ये है कि अमाउंट में डिस्काउंट ना करके उसको कुछ वैल्यू एडिट एक्स्ट्रा दे कर दे। दो उसमें हाँ, एक्स्ट्रा वैल्यू सर्विस एडिशन के की भाई लिए। तेरे लिए ही है प्लीज डिस्काउंट, ओनली, तो हाँ मतलब उसको अमाउंट मेरा एक्नॉलेज यही भी है कर सर। दो उसके लिए, पॉइंट एक्नॉलेज भी कर दो कि भाई ये तेरे लिए ही है और यहाँ किसी को नहीं मिलती।
यस यस यस। तो पहली चीज पकड़ो कि अगर बंदा ना डिस्काउंट की बात कर रहा है, प्राइस कंपेयर कर रहा है, कहीं ना कहीं वो रिजेंट है। आपको रिजेंट नहीं होना है, क्योंकि आपको बिजनेस चलाना है। बिजनेस जब चलेगा तो क्लाइंट आएगा, ना कि आपके रूल रेगुलेशन पॉलिसी से कि मैंने बना दी। तो रूल रेगुलेशन मोल्ड होते हैं, लेकिन वो मोल्ड किस तरीके से किया तो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। अगर मैंने 3,000 से नीचे कर दिया तो मेरी टीम को क्या लगेगा, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। यार ये सर का नाम लेंगे और ये फट से आएंगे तो इसका मतलब है। तो मुझे एम्पावर किसको करना है, मेरी टीम को, ताकि वो रहे कि भाई योगेश कौन है, मैं उसी डिसीजन मेकर। कि सर देखो, आपने बोला इसका मतलब आपका अच्छा कनेक्शन होगा, जान पहचान होगा, लेकिन आप एक खुद बताओ कि क्या इस 3,000 रुपये में 100-150 रुपये के डिस्काउंट के लिए आप सर के साथ करोगे? है ना, उससे अच्छा मैं ही कर देती हूँ सर आपके लिए। आप जब रेगुलर क्लाइंट बनोगे हमारे साथ में, 1,000 रुपये का पेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से। आपको कुछ भी खाना पीना है मेरी तरफ से दूंगा, मैं अपनी जेब से दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो? आप पहले ट्रायल तो करो। सर आपको जो मैं सीट दे रही हूँ ना सर, उस सीट का प्राइस कम से कम 8,500 रुपये है, और उसी पे मैं आपको ट्रायल दे रही हूँ। मिलेगा भी नहीं दोबारा। कभी ऐसा ना हो सर 200-300 रुपये बचाने के चक्करों में, क्योंकि सर के पास आप चले तो जाओगे, और वो तो बहुत भले हैं, वो तो फ्री भी कर देते हैं बहुत बार, लेकिन आपको फ्री लेना फायदेमंद रहेगा, पहली बात। दूसरी, कि वो जो सीट है वो मिलेगी, कल तक चली जाएगी। सुबह क्लाइंट पूछ के गया था मेरे से, तो हम उसको क्या दे रहे हैं, फियर ऑफ लॉस फॉर्म, भाई ले ले, अभी नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि बिजनेस के अंदर ना घिसे पिटे वही 20-25 तरीके के क्वेश्चन आते हैं बार बार, और खासकर प्राइसिंग के आसपास। तो जब आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिख लेते हो, और आपका जो बड़ी है, जो आपका ग्रुप है, जो आपके लोग हैं, उनसे एक बार चर्चा कर ले, तो आपका खुद डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। और वो जब डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो आप अपने बिजनेस के बहुत सारे प्रोसेसेस को, बहुत सारे सिस्टम को खुद सेट कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाह रहा। मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि भैया कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना है आपका। उस स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर दो। उसको बनाना शुरू कर दोगे तो आपके बिजनेस की फाउंडेशन और आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गनेस बनती चली जाएगी। तो जैसे कि अगर मैं कुछ बेसिक पावरफुल क्वेश्चन पूछूं आपसे, जिसका बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो, कि व्हाई डू यू डू बिजनेस, कि आप बिजनेस क्यों करते हो, मकसद क्या है, चैट बॉक्स में लिखकर बताओगे एक बार? क्योंकि इसका तो आंसर मिल चुका होगा अब तक, कब तक क्लियर कट। बहुत बढ़िया। प्रणय को ही मिला और किसी को नहीं मिला अभी तक इसका आंसर, मतलब है ये खून में ले जाओ कि भैया आप सोसाइटी वेलफेयर के लिए, आप समाज सेवा के लिए, किसी के लिए, मैंने आपका सिर्फ एक ही मकसद है आपके बिजनेस का, प्रॉफिट, कि मुझे पैसे कमाना है। इसी को आपके सबकॉन्शियस माइंड में ले जाओ कि पैसा ही कमाना है भैया, मेरे को मकसद वही है। एंड हाउ यू गेट द प्रॉफिट्स, इसका आंसर मिला आपको। ये प्रॉफिट आता कैसे आपके पास? सेल से, सेल होगी तो। बहुत बढ़िया। जब सेल होती है, सेल क्या होती है, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज जो आप बेचते हो, किसको, क्लाइंट को। तो इस प्रोसेस में 3 चीजें इंक्लूड होगी जिसके ऊपर मास्टरी करनी है। सेलिंग के प्रोसेस पे मास्टरी करनी है, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है उसके ऊपर पूरी मास्टरी करनी है, और जो क्लाइंट है ये कहाँ मिलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या इनके विचार, उसके ऊपर मास्टरी करनी है। बहुत अच्छी बात है। आर यू श्योर यू आर क्लियर ऑन दीज 3 बेसिक एस्पेक्ट्स? क्या आपको दिल से 100% श्योर हो कि क्या ये जो तीनों चीजें हैं, कि सेलिंग, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस, और आपके क्लाइंट, इसके ऊपर आपने पीएचडी कर रखी है, क्योंकि बिजनेस तो आपका है ना, मेरे को पीएचडी थोड़ा ना करते। कि क्या आपको श्योरिटी है कि व्हाट टू सेल, whom टू सेल, हाउ टू सेल एंड व्हाई टू सेल, ये पूरा इन डिटेल पता है आपको, इतने बेहतर तरीके से कि आपको अगर इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखना पड़ जाए, आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ जाए, तो बना सकते हो। बेसिक्स की बात करें अभी। आर यू क्लियर हाउ यू गेट द क्लाइंट्स? क्या आपको पता है कि आपके बिजनेस में क्लाइंट्स कैसे आते हैं? यानी कि जो हमारे पास वो 3 तरीके हमने देखे थे, क्योंकि इस धरती पे 3 ही तरीके हैं भाई, कैटेगरी समझो, वो कैटेगरी के पार्ट हैं। तो आपको देखना पड़ेगा इन 3 कैटेगरी में सबसे टॉप कैटेगरी कौन सी है। रेफरेंसेस हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। यानी कि अगर आप अपने मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स को डिवाइड करो, अभी बैठे बैठे इस एक्सरसाइज को मेरे साथ करो और चैट बॉक्स में डालो, पिछले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में कोई भी एक टाइम सोचकर देखो आपके पास ज्यादातर क्लाइंट आने का रेशियो क्या रहा। हर एक का अलग अलग हो सकता है, कि रेफरेंसेस से आपके बिजनेस में कितने % क्लाइंट आए होंगे, ऑनलाइन से कितने आए होंगे, ऑफलाइन से कितने आए होंगे। चैट बॉक्स में डालोगे?
पिछले एक साल को अगर आपको इवेलुएट करना हो, या पिछले जनवरी से लेके अभी तक आपको इवेलुएट करना हो कि आपके पास अगर 10 क्लाइंट आए, 20 आए या 50 आए या 100 क्लाइंट आए जो क्लोज हुए, उसका तो डाटा आपके पास है ना। भाई अपने आप को अगर इवेलुएट करना, तो जो क्लाइंट क्लोज हो चुके हैं उन क्लाइंटों को निकालो, वो जो 10 12 15 20 नाम है एक साल के, उन नामों में से देखो यार, ये जो नाम है ना, ये बंदे का सोर्स जो था ना आने का, रेफरेंस था इसका, व्हाट्सएप के थ्रू था इसका, ये आया था ऐड देख के या मेरा पंपलेट देख के। तो जब आप उसको मार्क करोगे और आप देखोगे, तो आप मेरे को ये बताओ आपके बिजनेस के, क्योंकि आप ही का बिजनेस आप ही को पता होना चाहिए, क्या रेशियो निकल कर आता है। आई एम वेटिंग इन टू द चैट बॉक्स, खासकर कि वो लोग जिनके चेहरे मुझे दिख नहीं रहे, एटलीस्ट पता लग जाए कि हाँ वो भी मेरे साथ हैं। क्योंकि जब तक आपको ये बेसिक फाउंडेशन नहीं पता, आप अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करोगे दोस्तों। और इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा सा गणित राइट नहीं है। अगर आप अपना बीपीआर मेंटेन करते हो, बिजनेस प्रोग्रेस रिपोर्ट का, जिसमें आपकी टैली के अंदर होंगे कितने क्लाइंट है, उन्हीं को देखना है, वहीं से आपको पता लग जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिंस योर बर्थ टू टिल नाउ, आपके पास जो एक एसेट है, जो आपकी एसेट है, आपके पास कनेक्शंस की, आपके नेटवर्क की, आपके सर्कल की, आपके नॉन पीपल की, क्या उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को एज ए स्ट्रेटेजी, एज ए एक्शन प्लान आप यूज कर रहे हो नए से नए क्लाइंट लाने में। क्या आपके पास कुछ स्ट्रक्चर है कि आप उनको कैसे एजुकेट करो, कैसे उनके साथ मांगो, कैसे उनके साथ बात करो। तो जिस बिजनेस को आप बिल्ड करना चाह रहे हो, उसकी बेसिक फाउंडेशन जो आपको मैं बता रहा हूँ, उसी में वीकनेस है। और आप तलाश करो कुछ नई सी चीज मिल जाए। मेरे गुरुदेव ने बोला था कि जो 13 चीजें मैं करा रहा हूँ, यही 13 चीजें करनी होती हैं जब आपका बिजनेस 10 करोड़ का है, जब आपका बिजनेस 50 करोड़ का हो जाए, जब आपका बिजनेस 100 करोड़ का हो जाए, जब आपका 500 करोड़ का हो जाए, या आपका बिजनेस 10,000 करोड़ का हो जाए, यही बातें करनी है। हर बार मैं यही बात करूंगा, कोई नई बात नहीं करूंगा। सिर्फ आपका सुनने का नजरिया और उनको इंप्लीमेंट करने का तरीका बदल जाता है जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, है वही बेसिक चीज। तो यही बेसिक चीज कि भाई मुझे अपने बिजनेस में प्रॉफिट लाना है, ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इन 3 चीजों की मैंने पीएचडी कर रखी है। अब मेरे को क्लाइंट लाना तो किस रेफरेंस से आएगा, क्या मेरा रेशियो है, किस किस तरीके से मैं बात करूं, जब तक कि इसकी क्लैरिटी नहीं होगी, तो सोच लो आप अपने बेसिक्स की फाउंडेशन के ऊपर बुनियाद को कमजोर बना रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे। बिजनेस ओनर की पहचान क्या है, एज ए बिजनेस ओनर आपकी पहचान क्या है, चैट बॉक्स में लिखेंगे थोड़ा भी। एनर्जी ना मेरे को डिप लग रही है आप लोगों की तरफ से, कन्फ्रंटेशन हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा अंदर अंदर एहसास हो रहा है सर योगेश्वर जी जो कुछ। हमेशा मतलब रिवेन प्रॉफिट जनरेट करने की, मतलब कंपनी में बिजनेस लाने की बात सोचे, वो उस तरह की एक्टिविटी करे। नहीं, मैं कह रहा हूँ एज ए बिजनेस ओनर आपकी पहचान क्या है, कैसे मैं पहचानूं कि आप क्या हो। बिजनेस ओनर की पहचान है उसका नाम और उसका काम, है ना। ओके। इसीलिए मैं अपने दिल पे ना अपना नाम लिए घूमता हूँ, अपना काम लिए घूमता हूँ। उसका उसका प्रोडक्ट मतलब। हाँ, तो उसका नाम और उसका काम ही उसकी पहचान है। तो अगर आपका नाम और आपके काम पहचान है, तो चेक करो हाउ मैनी पीपल नो यू। आपके नाम को कितने लोग जानते होंगे। चैट बॉक्स में लिख कर बताओ कि जी मुझे एज ए पर्सन कम से कम इतने लोग तो जानते ही होंगे। अगर मैं मानूं सिंस बर्थ टू अब तक आपको कम से कम 5,000 8,000 10,000 लोग तो जानते हैं ना ऐसे नाम से, कहीं ना कहीं पे। अगर इतने लोग जानते हैं, तो अब ये चेक कर कर देखो आपके पास में कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानते हैं कि आप ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हो, यानी कि आपके काम के बारे में जानते हैं। कितने बड़ा मिस अलाइनमेंट कर रहे हैं कि भाई आपका नाम और आपका काम जो आपको सबसे प्यारा है, जिससे आपका घर चलता है, आपका परिवार चलता है, जिसके लिए आप जीते हो मरते हो, भाई मेरा नाम मेरा काम, हर जगह पे उसी को लाने की कोशिश करते हो। आपके नॉन सर्कल के लोगों को ही उसकी अवेयरनेस नहीं, और आप कोशिश कर रहे हो मैं अनजान लोगों को समझा दूं, बता दूं यूज करने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ कृपा तो पहले इनसाइड है, घर में ही रुकी हुई है। उसी स्ट्रक्चर के अंदर देख लो एक बार झाँक कि भाई आपके नाम और काम की अहमियत जो है वो कैसे आएगी, कैसे उसको टेक ऑन करेंगे।
मेरे से किसी ने पूछा था योगेश्वर कि ये ना ठीक नहीं लगता ऐसे करके ना, ये थोड़ा चीप लगता है। मैं कहा भाई चीप तेरे को लगता होगा, मेरा तो नाम है, मेरा काम है, मेरे को चीप क्यों लगेगा? मेरे को तो बहुत खुशी है कि मैं अपने नाम काम को अपने दिल के लगाए घूमता हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, इतना क्लोज है कि भाई मैं ये हूँ और ये मैं करता हूँ। सो वाई डू यू सेल? टू गेट मनी इन बिजनेस। ये आपको पता लग गया कि भाई मैं इसलिए बेचता हूँ माल ताकि मैं पैसा कमा सकूं। लेट्स कन्फ्रंट, थोड़ी सी ना बातचीत करते हैं हार्ड वाली, थोड़ी तीखी सी बात करते हैं। मोटिवेशनल वाली बात नहीं करेंगे, थोड़ी समझने वाली बात करेंगे। क्या बात करेंगे? व्हाट आर यू डूइंग? आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या बिजनेस को डिग कर रहे हो? ईमानदारी से सोचो। अभी कुछ मैंने बेसिक चीजें आपसे बात करने की कोशिश करी और समझाने की कोशिश करी। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर बिल्डिंग द बिजनेस और डिगिंग द बिजनेस। आप रोज खड्डा खोद रहे हो, खड्डा खोद रहे हो, खड्डा खोद रहे हो, या आप सच में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो? अगर मैं कहूं आपको अगर 1 महीने फुल ऑफिस ना जाना हो, आप कहते हो जी मैं बिजनेस कर रहा हूं। आपको अगर 1 महीने बिजनेस में नहीं जाना बिल्कुल भी, आप कहीं ट्रिप पे बाहर घूमने चले गए, या भगवान ना चाहे जैसे मेरे साथ 1 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा था, मैं हॉस्पिटल में रह गया, वहां से मुझे कन्फ्रंटेशन मिला था, आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आएगा? शेयर कर सकते हो? आपका व्यापार है, अशोक जी, प्रॉब्लम्स पंकज जी, होंगी, विनोद जी, प्रॉब्लम्स होंगी क्या क्या प्रॉब्लम होगी जैसे कि? सर। जो डिसीजंस हम ले पाते हैं वो स्टाफ नहीं ले पाएगा, उसको उतनी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। पेमेंट्स आने में भी प्रॉब्लम होगी और देने में भी प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल सही कहा। है ना। पेमेंट्स का इशू आएगा, सेल परचेज का आएगा, बाकी चीजें तो फिर भी चलो मैनेज हो जाएंगी कि भी ठीक है स्टाफ है थोड़ा सा हाँ मैनेज कर लेगा, लेकिन मतलब प्रॉब्लम्स तो देखो 1 महीने ना जाने पे आएगी। बिल्कुल। चलो मान, क्या क्या प्रॉब्लम है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ना। पेमेंट लेने देने में दिक्कत आएगी, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी टीम की। डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, प्रोडक्शन पूरी नहीं होगी जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। हम्म, वो क्योंकि कोई और जो भी अपने में बंदे हैं वो अपने आप को ही खलीफा समझेंगे कि भाई आई एम द बॉस। आई एम दी बॉस, उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। मतलब हाँ, नहीं हो पाएंगे। मतलब इश्यूज तो क्रिएट होंगे सर कहीं ना कहीं। कस्टमर के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा उसको, टाइम पे स्टाफ नहीं दे पा रहा, तो वो कहीं ना कहीं ना डायरेक्ट फिर ऑनर से ही बात करना चाहता है कि भैया उनसे ही सोल्यूशन मिलेगा। बट क्या है? ओनर तो है नहीं, ओनर हाँ तो 1 महीने ओनर के है लिए नहीं तो आउट है। मैं वही कर, हाँ तो कस्टमर तो को इश्यूज आएंगे सर। आपको महसूस हो रहा है जो मैं आपको कराना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। हम्म, सच में बिजनेस कर रहे हो क्या? हम्म, क्योंकि अगर बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस मतलब अबंडेंस, समय की अबंडेंस, पैसे की अबंडेंस, डिसीजन मेकिंग की अबंडेंस, तो इसीलिए तो बिजनेस करते हैं ना कि यार, है ना, किसी के अंदर नौकरी नहीं करनी, किसी के अंदर काम नहीं करना, अपना खुद का करना है। तो अपना खुद का करना, इतने नोबल काम में हो, इतने आप कहते हैं ना सीरियस काम के अंदर हो, जहां 1 महीने के लिए मुझे तो ये एहसास हुआ, तभी मैं सीरियस हुआ कि नहीं यार, अब लोगों को जगाना, उनको समझाना है कि होता क्या है कि जब आप 1 महीना जाओगे तो आपकी सेल्स स्लो डाउन हो जाएगी, फायर फाइटिंग हो जाएगी शुरू, टीम है ना इनडिसिप्लिन हो जाएगी, बिल्कुल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हिल जाएगा आपका पूरा, कलेक्शंस जो है, वर्किंग कैपिटल जो है, जो आपका फंड्स है आपके पास में, वो पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी सारी की सारी काम। क्लाइंट से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा कि कोई क्लाइंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्लाइंट आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि वहाँ तो बाबू ही नहीं बैठा, मैं किससे बात करूँ, क्योंकि क्लाइंट को फीलिंग आती है ना, मैं जानता हूँ मेरी है जान पहचान वहां तक। ये सारी चीजें मैंने खुद महसूस की हैं, तभी मैंने बीड़ा उठाया है कि भैया ये योगेश्वर के साथ नहीं सबके साथ हो रही है दिक्कत। क्योंकि जिस इंसान को लग रहा है ना आई एम दी बिजनेस ओनर, आई डू दिस बिजनेस, आई एम हैविंग दिस प्रोफेशन, बड़ा प्राउडली वो बोल रहा है, उसको पता ही नहीं अंडर दी कारपेट वो कर क्या रहा है। वो बिजनेस कर रहा है, वो प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर रहा है, या एक मजबूर मजदूर की तरह काम कर रहा है। आई एम दी प्रोफेशनल, आई एम सो कॉल्ड बिजनेस ओनर। एक्चुअल में पूछा जाए तो जो एक मजबूर मजदूर काम करता है ना, वो और वो सेम है। क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन में तो मैंने कुछ इस तरीके के बिजनेस को समझे हैं, जैसे कि बिट्टू टिक्की वाला है, राव ढाबा है ना, सुखदेव ढाबा है, मुरथल की तरफ जाते हैं,
और ओनर थोड़ा बैठता है। डॉक्टर लाल पैथ लैब है, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। वो बिजनेस जहां पे आप स्केल कर सकते हो, उस बिजनेस को सेल कर सकते हो, किसी और को बेच सकते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हो, तो जो आपके बिना चले। जहां मार्केटिंग से लोग आते हैं, ना कि सेल्स से। जहां बिजनेस ओनर सेल्फ नहीं बैठता, अपने आप नहीं बैठता, उसकी टीम उसको एम्पावर करती है। दूसरा सो कॉल्ड कहा जाता है कैटेगरी प्रोफेशनल्स की, कि भाई तुम प्रोफेशनल हो क्या एज ए बिजनेस ओनर। प्रोफेशनल कौन? जो कंसल्टेशन देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, लाइक सीए, डॉक्टर, लॉयर। तो जो ये वाली सेगमेंट है, आप हो तो इनकम है, आप नहीं हो तो इनकम नहीं है ना। तो इसका मतलब बिजनेस ओनर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट द सेल्स। अगर आप इस वाली कैटेगरी में आप अपने आप को समझते हो, तो तब भी आप बिजनेस ओनर नहीं हो, क्योंकि यहां आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, लाला भरोसे कंपनी चल रही है। और तीसरी आती है एक कैटेगरी, वो है डेली वेजेस की, जहाँ पे लेबर काम करती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है। तो क्या है, आप हो तो इनकम है, और आप ही ने एफर्ट लगाने हैं। आग लगे आप ही ने बुझानी होती है, कोई छोड़ के जाए तो आप ही को नया लाना होता है, आप ही को सब कुछ क्रिएट करना होता है। तो सिर्फ आप अपने आप को ये महसूस कर लो कि सो कोल्ड आपने जो जामा पहना रखा है अपने आप को, कि भाई मैं ये वाला जामा पहना रखा, लेकिन आप हो कहाँ, कहाँ पे लैंड कर रहे हो। बिजनेस ओनर का माइंडसेट ही नहीं है कि वो अपने बिजनेस की फाउंडेशन ऐसी बनाए कि उस बिजनेस को स्केल कर सके और सेल कर सके। क्यों? माइंडसेट पे काम ही नहीं कर रहा है। उस 100% मैंने ही करना है, मैंने कमाना है, किसी को नहीं देना है, अपने हिस्से से अपने आप करना है। दूसरों के साथ काम ना करना दिखाता है कि आप कभी पार्टनरशिप नहीं कर पाओगे, और ना ही आप कोको कर पाओगे। जो नाम और ब्रांड आप बनाना चाह रहे हो, दुनिया को आप चिल्ला चिल्ला के कहते हो मेरी कंपनी का ये नाम है, ये मेरा ये लोगो है, जो आप लेटर हेड बनवाते हो, विजिटिंग कार्ड बनवाते हो, बहुत सारी जान लगाते हो, करना क्या है? क्योंकि जो नाम बना रहे हो उसका करोगे क्या? कौन पूछ रहा है? जो टीम मेंबर छोड़ के जाता है उसको याद नहीं रहता तुम्हारी कंपनी का नाम क्या था। यानी कि हम जो कर रहे हैं ना, भागा दौड़ी में, मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं। आप समझो इस चीज को, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन को बिल्ड ही नहीं कर रहे। बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए सच में 1 साल में ना बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो सकता है मामला। मैंने करा भाई, अपना कोवर्किंग 100% उसी बेसिस पे बिल्ड किया मैंने। अब इसको सेल करने का इरादा है, और मैं इस साल सेल कर दूंगा अपने इस पूरे बिजनेस मॉडल, ताकि मैं लोगों को बता सकूं भैया, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं हाथ जोड़ के कि आपके बिजनेस की फाउंडेशन बिगड़ी हुई है, उसको झाग लो। आपके घर पे चूहा मरा पड़ा है, आप क्या कर रहे हो? बदबू सी आ रही है, चलो सेंट छिड़क देते हैं। सेंट छिड़कने से, फ्लावर रखने से, घर के अंदर शुद्धि हवन करने से, आपने हवन करा दिया, गंगा जल छिड़कने से वो बदबू नहीं चली जाएगी। कारपेट के अंदर जो चूहा मरा पड़ा है, एक बार लगना पड़ेगा, उस कारपेट को उठाना पड़ेगा, उस चूहे को वहां से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर दोबारा से वहां पे क्लीनिंग करनी पड़ेगी, और उसका असर धीरे धीरे करके जाएगा, और फिर वो आपका व्यापार एक शुद्धि होके वापस से फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, छोटे व्यापार भी ऑटोमेटेड होते हैं जहां पे अपने आप चलते हैं। मेरे पास अभी फोटो है नहीं, अगली बार मैं डालूं आप लोगों को बताने के लिए। मैं सुबह सुबह ना पार्क जाता हूँ, वहां पे जूस पीने। 2 साल पहले की बात, उसका मैंने फोटो भी खींच रखा था लोगों को बताने के लिए। वो बंदा कहीं यूपी यूपी से आया था, जूस की दुकान लगाई। थोड़े दिनों बाद उसने अपना एक और भाई बुलाया, उसी दुकान पे ट्रेंड किया। फिर वो सेक्टर 14 की तरफ मॉल है यहाँ पे, वेगस मॉल, वहां पे अपनी दुकान लगाने लगा। उसने फिर गांव से एक और भाई को बुलाया, उसको वहां लगाया, उसको सिखाया, ट्रेंड किया। उसके बाद वो सेक्टर 7 रामफल चौक की तरफ लगाने लग गया। उस बंदे के पास 3 रेहड़ियां हैं, और तीनों रेहड़ी पे अलग अलग बंदे। मेरे को एक दिन मिला, मैंने पूछा अरे यहाँ कहा है भाई साहब, तो हंस पे नहीं गए, बोलो तीनों भाइयों को काम पे लगा रखे हैं। 2 घंटा वहां जाता हूँ, 2 घंटा वहां जाता हूँ, 2 घंटा वहां जाता हूँ। मैं हैरान हो गया यार, मतलब ये आदमी अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर गया, रेहड़ी वाला। और सो कॉल्ड बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले लोग जो अपने आप को बिजनेस ओनर कहते हैं, जो अपने आप को सूसा कहते हैं कि मैं कुछ हूँ, उनका टीम का मेंबर छोड़ जाए तो उनकी हवा निकल जाती है, पूरा बिजनेस हिल जाता है। उनको पता है नहीं कि उनके बिजनेस के अंदर क्लाइंट डिस्काउंट मांग ले तो उसके अंदर क्या आंसर उसको बोलने, वो उसने बना नहीं रखे हैं।
भाई थोड़ा सा अंदर झांको और अपने बिजनेस की फाउंडेशन को बिल्ड करो। इस बिजनेस की फाउंडेशन बिल्ड करोगे तभी कृपा आएगी, अदरवाइज ऐसे ही अटकते रह जाएंगे हम। क्या बताना चाह रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए किसी भी बिजनेस ओनर को क्या चाहिए? आपने कहा जी देखो मैं भी ना करना तो चाहता हूँ योगेश्वर जी, लेकिन इस बिजनेस को सस्टेन कराने के लिए और स्केल कराने के लिए एक चीज चाहिए। वो क्या चीज चाहिए? वो हमें चाहिए फंड्स। कि अगर मेरे पास पैसा हो ना थोड़ा सा, तो मैं शायद इन चीजों को सेट कर दूं। क्योंकि ना भागा दौड़ी जो है ना पैसे की हो रही है, पैसा या तो कम है या पैसा उस लेवल पे है, उस बॉर्डर लेवल पे जहां से ना गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने कहा जी ठीक है, इसी समस्या के ऊपर काम कर लेते हैं सबसे पहले, कि अगर आपके पास पैसा आ जाए तो आप इसके ऊपर काम कर लोगे। हाँ जी। तो पैसा बिजनेस में आप कैसे ला सकते हो, ये ध्यान से सुनना सारे के सारे लोग। ये बहुत जबरदस्त स्लाइड लगती है मेरे को अपने इस पूरे कन्वर्सेशन के अंदर। सबसे पहला आप बिजनेस के अंदर पैसा ला सकते हो सेल्फ फंडिंग से। यानी कि आपके पास जो खुद का पैसा है वो एक बार लगाओ, बिजनेस को एक बार खड़ा करो, तो आगे की तरफ लेकर चलो। आप ही कह रहे हो मैं तो अपनी तरफ से बहुत कुछ लगा चुका हूं। तो फिर दूसरा आता है सेल्स से, कि बढ़िया तरीके से सेल करो, जुट जाओ उसके ऊपर माल बेचने पे। जितना ज्यादा माल बेचोगे उतना बढ़िया आप पैसा ला सकते हो बिजनेस। और माल बेचने के लिए आपको दो ही प्रॉब्लम की मास्टरी करनी है, हाउ टू गेट लीड्स एंड हाउ टू कन्वर्ट द लीड्स। सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इसी की मास्टरी करो और इसी के ऊपर पूरी जान लगाओ। तीसरा क्या है? सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से पैसा लेकर। कि भाई आपको लगता है सेल नहीं हो पा रही जी अभी, हमारे एक मित्र हैं पार्टिसिपेंट ग्रुप के, वो कह रहे हैं सेल अभी नहीं हो पा रही, अटकी हुई है, और मेरा पैसा खत्म हो चुका, मेरा ऊपर ऑलरेडी डेट लगा हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि भाई सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक से पैसे ले ले। वही तो तरीका ना पैसे लाने का। जी बैंक से मिलेंगे नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सिविल खराब हो रखा है। तो लास्ट तरीका जिसकी मैं मास्टरी कराना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि अपनी कंपनी का स्टेक सेल कर दो। सेल दी स्टेक। आप अपने बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करो ताकि लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाएं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, मैं अपने को वर्किंग को इस साल बना दूंगा, बेचकर दिखा दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है ह्यूमन विदाउट सोल, जिसमें मैं एज ए को फाउंडर जुड़ा हूं, जिसकी कंपनी में ऑलरेडी, ये गुड न्यूज वैसे वरुण शेयर करेगा आप लोगों के साथ, ऑलरेडी हमारे पास 3 इन्वेस्टर आ चुके हैं हमारी कंपनी के अंदर। और इस अगले 2 महीने में 100 इन्वेस्टर में इस कंपनी के अंदर ले आऊंगा। तो इन्वेस्टर लाने का मतलब है कि लोग उसके बिजनेस को खरीदना चाह रहे हैं, उसमें हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं, पार्टनर बनना चाह रहे हैं। तो चौथी जो चीज है जो मैं सब लोगों को सिखाना चाहता हूं, कि यू बिल्ड योर बिजनेस इन सच ए वे ताकि आप उसके अंदर स्टेक बेच सको, आप अपने साथ पार्टनर ला सको। यही 4 तरीके हैं। इस 4 के अलावा आपको अगर अपने व्यापार में पैसा लाना है तो कोई मेरे को बता सकता है, ताकि मैं भी अपनी नॉलेज बढ़ा लूं। मैं भी अपने इस स्लाइड के अंदर 1-2 स्लाइड ऐड कर लूं। क्या आप में से कोई बता सकता है अगर आप मेरे साथ हैं कि योगेश्वर जी ये भी तो एक तरीका है जिससे पैसे आते हैं बिजनेस के अंदर? ये 4 ही बेसिक फाउंडेशन है दोस्तों, जिससे किसी भी व्यापार के अंदर पैसा आता है। आपको देखना कि आप कहां से पैसा ला सकते हो, क्योंकि ट्रेन चलाने के लिए ईंधन तो चाहिए। और आज ट्रेन चल नहीं रही उस स्पीड से जिस स्पीड से आपको चलानी है। तो आप देखो आपके लिए कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप उस ईंधन को ला सकते हो, क्योंकि पैसे का काम पैसे से होगा और पैसे से जान लगानी होगी। तो मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वाई वी डू बिजनेस। पहली स्टेज आप लोगों को क्लियर है। प्लीज अटेंशन बनाओ, ये पिछली जो 3-4 स्लाइड बची हुई है, ये मेरी सबसे तहे दिल की स्लाइड्स आप लोगों के लिए। और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को बड़ा ध्यान से देखना यहाँ से, कि पहली स्टेज आप लोगों को क्लियर है बहुत अच्छे से, कि टू गेट दी प्रॉफिट। बट मैं दूसरी चीज बता रहा हूं आप लोगों को, जो लोगों को पता ही नहीं है, टू गेट दी प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द बिजनेस। ये भी एक तरीका है कि आप अपने बिजनेस को इसलिए बिल्ड करते हो ताकि आप अपने बिजनेस को ही बेच सको, ना कि प्रोडक्शन सर्विसेज को। क्योंकि अल्टीमेट जो रियल एसेट है आपके बिजनेस की, वो सेकंड स्टेज है। आप में से कितने लोग सेकंड स्टेज के लिए काम करते हैं कि भाई मैं अपने बिजनेस को बनाऊंगा और इसका कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा किसी ना किसी को बेचकर आऊंगा। बिट्टू टिक्की वाले ने 400 करोड़ का अपना एम्पायर बेच दिया।
पार्शियल बेसिस पे, वो भी जुड़ा हुआ है लेकिन अपना हिस्सा उसने बेच दिया। वो कितनी टिक्कियां बेच लेता, क्या 400 करोड़ कमाता? आकाश इंस्टीट्यूट ने लॉकडाउन के टाइम पे 22 जून को 7,000 करोड़ का अपना आकाश इंस्टीट्यूट बेच दिया। कितने बच्चे पढ़ा लेता, कमा पाता पैसे इतने? अप एंड डाउन रहती। मैं कह रहा हूं आपके पास एक रियल एसेट है, आप कह रहे नहीं जी एसेट तो सिर्फ प्रॉपर्टी होती है। बिजनेस में एक एसेट है, आपको ये एसेट बेचनी आनी चाहिए कि इसको कैसे बेचोगे, क्योंकि आपकी ताउम्र इसके अंदर लगती है इसको बनाने में, इसको टेक ऑन करने में। इंपॉर्टेंट हियर इज build business in such a way so that in future you can sell your business। अभी से सेकंड स्टेज के लिए काम करो, पहली स्टेज अपने आप आ जाएगी। अगर आपका इंटेंट सेकंड स्टेज है तो पहली स्टेज अपने आप आ जाएगी। तो कहते हैं ना, एम फॉर द मून यू विल लैंड एटलीस्ट ऑन द स्काई, या कुछ ऐसा करके बोलते हैं ना कि भाई चांद की चाह रखोगे तो ऊंचाई पे तो चले ही जाओगे ना, चांद तक पहुंचो ना पहुंचो। तो आप एटलीस्ट अपने बिजनेस को इस तरीके से बनाओ कि भाई मुझे 3 साल में 5 साल में अपने इस बिजनेस का 20%, 30%, 50%, 100% हिस्सा बेचना है। बिकॉज योर बिजनेस इज योर रियल एसेट विच यू हैव नेवर सीन। आपकी हिडन गोल्ड माइन है ये, छुपा हुआ वो सोना जो आपको पता ही नहीं सोना है। और आप मेहनत कहाँ कर रहे हो? आप मेहनत कर रहे हो कंकड़ पत्थर के ऊपर, इसीलिए लाइफ में दिक्कत है। सो टू सेल एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को अगर आपको बेचना है ना, तो आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको मदद करते हैं उस बिजनेस की वैल्यू निकालने में, उस बिजनेस को बिकवाने में। आप में से कुछ लोग बता सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्या? आई एम वेटिंग इनटू द चैट बॉक्स। आपको क्या लगता है कि वो 2 कौन से फैक्टर्स हैं, वो 2 कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कोई भी बिजनेस बिकता है? एक तो सर उसका कस्टमर और क्लाइंटेज जितना है। बहुत बढ़िया। गुडविल सर, गुडविल। गुडविल, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। कोई और ऐड करना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा? कोई भी इंसान जब किसी बिजनेस को बेचता है या खरीदता है तो वो बेचने में या खरीदने में क्या चीजें देखता है? वो का नंबर ऑफ डेटाबेस, मतलब वही कस्टमर का डेटाबेस कितना बड़ा है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेस लाइन की बात कर रहा हूं मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। बेसिक फाउंडेशन अगर आप लोगों ने बिल्ड कर ली तो आप बहुत बड़ी बुनियाद बना दो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दो। पहला है गुडविल और ब्रांड की वैल्यू, कि इसके ब्रांड की वैल्यू क्या है, इसकी क्या गुडविल है, जो कहाँ से आती है? वो आती है इसके पास कैसे टीम मेंबर है, इसकी क्या रिजल्ट रहे हैं, इसने क्या क्या अचीवमेंट्स कर रखी हैं, इसके पास क्या कुछ इनोवेशन है जिसकी वजह से उसकी ब्रांड की वैल्यू गुडविल बनती है। दूसरा क्या है? उसका डाटाबेस, इसके पास डाटाबेस क्या है, इसके पास क्या कनेक्शन, कितना इसने कुछ क्रिएट कर रखा है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फाउंडेशन में काम आती हैं जब किसी भी बिजनेस को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो अगर आप बिजनेस के अंदर जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आई कि डाटाबेस। तो आप अपना डाटाबेस बनाना शुरू करो, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट बनाओ, जहां पे आप सारे कॉन्टेक्ट्स को जो आपके पास है, जो भी आपके पास डाटा है, जो भी आपके पास कनेक्शन, जो भी आपके रेफरेंसेस है, उसको एक जगह पे लैंड कराओ, उसको क्रिएट करो। उस डाटाबेस के अंदर टैगिंग करो, सेग्रीगेशन करो, सेगमेंट बनाओ। कितने डाटाबेस में से लोग आपके साथ एक्टिव हैं, कितने लोग इनएक्टिव हैं, कितनों के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं किसी भी तरीके की, लेकिन वो मेरे डाटाबेस में है। सेगमेंट करो उसको ट्रांजेक्शन की बेसिस वाइज, कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, कितने अवेयर हैं। उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका एरिया, उसका जेंडर, उसका प्रोफेशन, किस लोकेलिटी में रहता है, उसके साथ रिलेशनशिप को ग्रेड करो आपके नाम और काम के बेसिस पे। जब तक कि आप अपने डाटाबेस की सेगमेंटेशन नहीं करोगे, जब तक कि आपको पता नहीं रहे इस डाटाबेस में से कितने लोग हैं जो मेरे आरआरपी हो सकते हैं, कितने आरएसपी हो सकते हैं, तब तक आप उस डाटाबेस से कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि यही डाटाबेस आपको हेल्प करता है को बिल्ड करने में, आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में। आपका डाटाबेस आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे रहिएगा थोड़ी देर। व्हाट इज द गुड? एक्सेल में करूं, सीआरएम में करूं, ज़ोहो में करूं, और कब कहाँ पे शिफ्ट करूं, किस तरीके से करूं? दुनिया जहान इसी के अंदर अटकी पड़ी है, उनको पता ही नहीं इस चीज के ऊपर क्या क्लैरिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
आस्क द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। मैंने बातचीत की जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, मेरे मित्र हैं अमित गुप्ता जी, है ना, विवेक जो जोहो करते हैं, दीपांशु हैं, उनसे मैंने बातचीत की और वहां से ये समझ में आया कि हर एक के कुछ चैलेंजेस है, कुछ बेनिफिट है। एक्सेल करो, सीआरएम करो, गूगल शीट करो, हर एक के कुछ चैलेंज है, कुछ बेनिफिट है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज सूट करती है। तो कुछ मैं मदद कर रहा हूँ आपको। वट इशू आई और माई टीम फाइंड बाई यूजिंग दिस सिस्टम। क्योंकि मैं अब जोहो की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो हमने एक्सेल भी यूज कर रखी है, गूगल शीट भी यूज कर रखी है, हमने अपने खुद के सिस्टम बनवाने के लिए लाखों रुपए लगाया भी है, और अब हम जोहो की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि शीट्स जो होती है ना, वो स्लो हो जाती हैं कभी कभी। अगर आपका डाटाबेस ज्यादा है, जैसे मेरा डाटाबेस 25,000 से ज्यादा लोगों का है, तो जब मेरी टीम यूज करती है डाटाबेस को, तो उनकी शीट खुलने में समय लग जाता है। कुछ एंट्री डिलीट हो जाती है, जैसे मेरी वंदना काम कर रही है, प्रियंका काम कर रही है, सुशील कर रहा है, तो सुशील से कोई एंट्री डिलीट हो जाती है। वो तो उसमें रहता है पास रिकॉर्ड, बट डिलीट होगी पता ही नहीं है, कोई नंबर ही मिस हो गया, नंबर की जगह 0 आ गया, ए लिख दिया गया, तो वो एक दिक्कत रहती है, ओवर राइटिंग हो जाती है, लेस प्रोफेशनल फीलिंग आती है। एज ए कंपनी जो होता है ना, एमएनसी वाला कल्चर, एक टॉप कंपनी वाला, वो फील नहीं आ पाती। डाटाबेस पे लगे रहते हैं, कभी सेट करने में, कभी इंफॉर्मेशन निकालने में, अपने आप रिपोर्ट्स नहीं निकल कर आती। जो अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स होती है ना, वो रिपोर्ट एकदम से दिखती नहीं। जहाँ डाटा ज्यादा होता है, या जहाँ पे 5 7 10 लोगों की टीम होती है, वहां पे चैलेंज आता है इस तरीके के स्ट्रक्चर को मैनेज करने में, काम करने में। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास 3 डिपार्टमेंट है, तो इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन कौन से सिस्टम चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए। पहला, सबसे टॉप मोस्ट, आपके पास एक सीआरएम होना चाहिए। उसको आप सीएमएस बोलो, सीआरएम बोलो, डाटाबेस मैनेजमेंट बोलो, मतलब सेंट्रली आपका डाटाबेस होना चाहिए। इस स्लाइड का ना फोटो खींच लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पिछले वाले बैच में नहीं थी, ये अब की बार दे रहा हूँ आपको नया कंटेंट। बहुत सारा नया कंटेंट आ गया आप लोगों के लिए। दूसरा, आपके पास व्हाट्सअप एसएमएस मेलर्स को भेजने का पेड वर्जन होना चाहिए। आपके पास एक ऑटोमेट वर्जन होना चाहिए, जिससे कि आपको एसएमएस भेजने हैं, व्हाट्सएप भेजने हैं, मेलर्स भेजने हैं, उसका एक ऑटोमेशन सिस्टम होना चाहिए। तीसरा, लीड्स और सेल्स को फॉलो अप करने का या कीप इन टच रहने का एक सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए। हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली के मैसेज, कोई बंदा जो ऑन बोर्ड आ गया उसके पैसे का मैसेज, जिसकी पेमेंट पेंडिंग है उसको जाने का मैसेज, ये आपकी जो ऑटोमेटिकली फॉलो अप होती रहती है, ये वाला सिस्टम या प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। वीडियो टेस्टिमनी, क्योंकि जब आप लीड फॉलो करते हो या किट फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर जो गूगल शीट के अंदर अलग अलग टाइम की वीडियो टेस्टिमनी, उसके अंदर लिंक होनी चाहिए कि भाई इस स्टेज पे ये जाएगी, इस स्टेज पे ये जाएगी। आपका लीड टेस्टिमनीज के नाम प्रोफेशन के हिसाब से होना चाहिए। चौथा, आपके पास होना चाहिए इनवॉइस और कोटेशन का, पेमेंट कलेक्शन का, पेमेंट लेने का, देने का। जैसे बहुत सारे लोग टैली यूज करते हैं, बट टैली इज नॉट ए फुल फ्लैश ऑटोमेटेड सिस्टम। टैली सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आपके पास इससे रिलेटेड भी सिस्टम होना चाहिए। पांचवा है टीम को टास्क डेलीगेट करने का, उनकी अटेंडेंस मेंटेन करने का, पेरोल ट्रैकर मेंटेन करने का, ये एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे कुछ लोग पहले थंब के थ्रू अटेंडेंस लेते थे, फिर फेस रीडिंग आ गया, कुछ लोग ऑनलाइन लेते हैं, तो एक ये सिस्टम चाहिए होता है। और एक सिस्टम चाहिए होता है आपकी कंपनी के KRA, KPI, चेकलिस्ट और SOP एक जगह पे एज ए डॉक्यूमेंट रखने का। तो ये बेसिकली 6 चीजें हैं, हर बिजनेस ओनर की बेसिक फाउंडेशन में लगती हैं। तो आप देखकर देखो इस 6 में से आपके पास कितनी, चैट बॉक्स में डालो, आप में के पास इस 6 में से कितनी चीजें आपने अलाइन कर रखी। कन्फ्रंटेशन क्वेश्चन है, और अगर नहीं कर रखी हैं तो इनको आपको करना है, क्योंकि जब तक ये 6 चीजें आपके पास नहीं होंगे एज ए सिस्टम, तीनों डिपार्टमेंट के अंदर का मैंने एक सार दिया है, क्रक्स दिया है, तब तक आपकी लाइफ आसान नहीं होगी। रियल प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, वो चीज बता रहा हूँ जो आपकी इम्प्लीमेंटेबल है। तो भैया ये 6 सिस्टम धीरे धीरे करके बिल्ड कर लो, आपके बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन आ जाएगा, आपके अंदर गति आ जाएगी। सर आपने इनवॉइस के लिए जैसे टैली वगैरह के लिए क्या बोला कि वो भी फुली ऑटोमेटेड नहीं है, मतलब उसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ वो मुझे। जैसे जोहो में क्या होता है राहुल भाई, कि मैंने इनवॉइस रोल रेज कर दी जोहो से,
तो जोर से ना वो इनवॉइस पहुंच जाती है उस बंदे के पास। 7 दिन के बाद उसके पास मैसेज भी चला जाता है, व्हाट्सएप भी चला जाता है, मेल भी चला जाता है। अब उससे पेमेंट आ गई तो आपके टैली वाले बंदे ने, अकाउंट वाले बंदे ने पेमेंट अपडेट कर दी कि भाई इससे आ गई, तो क्या आ गई होगी, तो उसके पास फिर मैसेज नहीं जाएगा। अगर पेमेंट नहीं आ गई तो फिर वापस चला जाएगा, 15 दिन के बाद चला जाएगा, 45 दिन के बाद चला जाएगा। तो फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं सारा का सारा। वो बिजी के अंदर ये तो आ गया कि इनवाइस बनी तो जा रहा है वो अपने आप, पेमेंट वगैरह हाँ, का अभी नहीं। पेमेंट का नहीं है। तो यानी कि आपको देखना कि आप अभी किस लेवल पे खेलना चाहते हो, किस लेवल पे आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना है। पहले कुछ हो, जब कुछ आ गया तो उसके बाद कुछ और इम्प्रूवमेंट, फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट। जैसे हम पहले एक्सेल्स मेंटेन करते थे, फिर हम गूगल शीट पे गए, फिर हमने कुछ पैसे लगाए, अपने खुद के सिस्टम बनवाए, फिर बाद में समझा भैया मत लगाओ, ये फालतू के ड्रामे हैं। सबके दिल में आते हैं विचार कि मेरा बहुत बढ़िया विजिटिंग कार्ड हो, लेटर हेड हो, वहीं पे लगे रहते हैं लोग। तो ये विचार मेरे दिमाग में रहे कि भैया अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस महीने, जो मैंने और मेरी टीम ने फोकस कर रखा है जॉब पे जाने का। क्योंकि अगर मुझे कोवर्किंग को वैल्यू लगाकर बेचना है, ऑटोमेट करके बेचना है, तो सब कुछ इस तरीके से हो कि अगला बंदा आया वो कहे यार मजा आ गया, इस बिजनेस के अंदर वो पैसे लगा सकते। तो इसीलिए अब हम जॉब की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, अपने सिस्टम को ढूंढ कर जा रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड 10 मिनट लूंगा मैक्सिमम। एज ए ह्यूमन वी आर गुड इनटू लिसनिंग बट वेरी बैड इनटू इम्प्लीमेंटिंग। ये रूल है, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप जब क्लास लेते हो आपको अच्छा लगता है, सुनने में मजा आता है, बातचीत करने में मजा आता है ना, बताने में मजा आता है। बट किसी चीज को डूइंग के अगर ऊपर काम किया जाए तो हम थोड़े से बचते हैं। तो हम ह्यूमंस के लिए इजी नहीं है डिसाइड फ्यूचर के अंदर रहना। हम बार बार डिफॉल्ट के अंदर जाएंगे, बोल बार बार डिफॉल्ट के अंदर जाएंगे, ये रूल है। तो अगर आप बार बार डिफॉल्ट के अंदर जा रहे हो तो 3 चीजें जो आपको डिफॉल्ट से वापस निकाल कर लेकर आती है, वो 3 चीजें क्या हैं? आपकी विलिंगनेस, आपकी विल पावर, आपका स्ट्रक्चर, और तीसरा आपका एनवायरमेंट। जैसे कि एनवायरमेंट होता है ना, आप अपने बच्चे को भेजते हो कोटा में, या आईएएस की तैयारी के लिए लोग जाते हैं, या लोग पहलवानी करने अखाड़े जाते हैं, एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एनवायरमेंट मिलता है उनको, उन विचारधारा के लोग मिलते हैं। तो सेम बेसिस पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ इस 5 मिनट लगाकर, जो शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना था, जिन लोगों ने नहीं सुना था उनके लिए मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ कि जीपीसी जो है, गाइड प्रीमियम क्लब, एक प्रीमियम क्लब हमने जो बना रखा है, उसका सक्सेस जो है ना, कॉम्बिनेशन है इन तीनों ही चीजों का। जहां हम काम करते हैं आपकी विलिंगनेस पे, जहां पे हम काम करते हैं स्ट्रक्चर पे, जहां पे हम आपको देते हैं एनवायरमेंट, जहां पे काम करते हैं हम आपके साथ, ग्रुप के साथ, और एक क्लब के स्ट्रक्चर के साथ। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको आपकी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में बड़ी मदद करता है। जीपीसी है क्या और क्यों आपको जीपीसी ज्वाइन करना चाहिए, मैं अपना वर्जन बताना चाह रहा हूँ। आप में से बहुत कुछ लोगों को पता होगा, जीपीसी बेसिकली कुछ सिंसियर, सीरियस, हंग्री बिजनेस ओनर, जो लर्निंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ हैंड होल्डिंग, कुछ पीछे से है ना एनवायरमेंट की तलाश कर रहे, उन लोगों का ये स्ट्रक्चर है। आपको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी आप नहीं बढ़ा सकते। जैसे एक डॉक्टर अपना खुद का इलाज नहीं कर सकता, उसको ऑपरेशन कराने के लिए किसी और के पास जाना होता है, ऐसे आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी खुद नहीं निकल सकती। आपको कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ इस तरीके का एनवायरमेंट चाहिए, लोग चाहिए। तो फर्स्ट यू हैव टू शो योर हंगर एंड कमिटमेंट फॉर ग्रोथ। अगर आप अपनी हंगरनेस, अपना कमिटमेंट दिखाते हो कि भाई मैं सच में ग्रोथ के लिए ललायत और मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो तभी मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, तभी मैं आपके साथ जान लगाऊंगा, तभी आपको इस क्लब के अंदर आने का फायदा है। बिकॉज यू विल गेट द एक्चुअल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर इन जीपीसी। जो प्रीमियम क्लब है उसी के अंदर एक्चुअल ग्रोथ और स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है जहां पे मैं आपके साथ पूरा फोकस करता हूँ। फर्स्ट शीट ऑफ ग्रोथ, जो आपको पहले एक शीट मिली थी ना, जिसमें वो नंबरिंग काटते थे, काउंटिंग काटते थे, वो क्यों 1 साल की है? किसी ने मेरे से पूछा था 1 साल का क्यों आपका प्रोग्राम, तो 90 दिन का है। तो वो 1 साल का इसलिए क्योंकि 1 साल की मैं हैंड होल्डिंग लेता हूँ लोगों की, 1 साल तक मैं डंडा उठाता हूँ, जहां से मैं पीछे से लोगों को पुश करता हूँ, लोगों को आगे पर ले जाने की उनकी कोशिश करता हूँ। इफ यू आर रियली वांटेड टू इम्प्लीमेंट योर थिंग्स फास्टर वे, तो जीपीसी का स्ट्रक्चर है। मई मंथ में हमने ये बोला हुआ है कि अगर आप मई मंथ में ट्राई करना चाहते हो तो आपको ना तो कमिटमेंट फीस देनी है, ना ही कोई फाइन देना है, और ना ही कोई 1-to-1 मेंटरिंग देनी है जो मैं लेता हूँ।
आप उसको ट्राई करो। जब आप इसको ट्राई कर लोगे तो आपके पास दो चॉइस रहेगी। पहला कि एक स्मॉल कमिटमेंट अमाउंट लेते हैं 5,000 रुपये पूरे एक साल के लिए, जो रिफंडेबल है, एक साल के बाद हम रिफंड करते हैं, और आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, सारी चीजों को टेक ऑन कर सकते हो, जहां पे आपको आपकी गाइड को अनलिमिटेड रिव्यू कर सकते हो। यानी कि गाइड हमारा जब चलता रहता है तो गाइड की आपको रिव्यू की फीस नहीं देनी है। अगर आप रिव्यू करना चाहते हो गाइड को, 15,000 रुपये आपने दे दिए, बट आप कभी भी रिव्यू करना चाहते हो आपको 3,000 रुपये देने होते हैं। मैं कह रहा हूँ बट जो जीपीसी के अंदर है उसको वो 3,000 भी नहीं देने, वो कभी भी रिव्यू कर सकता है, रिकॉर्डिंग देख सकता है, कभी भी इस क्लास की कोई भी क्लास अटेंड कर सकता है। प्लस हर महीने एक सेशन मेरे साथ में वो रिव्यू और इम्प्रूव सेशन करेगा। मैं उसको पूरा महीने का सेशन बताऊंगा, उसको समझाऊंगा क्या कुछ है। मेंटरिंग फीस जो है ना ऑप्शनल है। अगर किसी को लगता है कि नहीं जी मैं तो आपके साथ और जान लगाना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो फिर मेरी एक मेंटरिंग फीस है जो 10,000 से लेके 50,000 रुपए के बीच में है, जहां पे मैं प्रॉपर उसके साथ वन टू वन करता हूँ, उसके बिजनेस में एंगेज होता हूँ, उसके बिजनेस के अंदर जान लगाता हूँ, उसके ऊपर फोकस करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मई की शुरुआत है और कल हमारा जीपीसी की मीटिंग है 6 बजे। तो आप में से जो जो ट्राई करना चाहते हैं वो उस स्ट्रक्चर में आए, एक महीना ट्राई कर कर देखिए। अगर आपको लगे कि स्ट्रक्चर अच्छा है तो जून ऑनवर्ड्स, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा, ज्ञानवर्धक कैप्सूल हमारे मई में खत्म हो जाएंगे सारे, जितने भी लर्निंग्स है, जितना भी ज्ञान है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होना है। इम्प्लीमेंटेशन एनवायरमेंट में होता है। जैसे कल आप एक एनवायरमेंट में थे, हम 5-6 लोग, हम कुछ कोशिश कर रहे थे, जल्दी जल्दी हो गया। तो ये मेरी एक लास्ट ऑफरिंग थी, डिस्कशन था। आप में से किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है तो हाउस इज ओपन, अदरवाइज यू कैन गो। बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, प्लीज वॉइस नोट उसी टाइम पे छोड़ दिया करो, आपका एक काम खत्म हो जाएगा, दूसरे लोगों को उसका रेफरेंस मिल जाएगा। आज की क्लास बहुत बेहतरीन है, मेरी फेवरेट क्लास आज वाली जो क्लास होती है, क्योंकि ये कन्फ्रंटेशन की क्लास है, ज्ञान नहीं है, इसमें आईना दिखाता हूं। तो इसका वॉइस नोट भेज दो, और किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन, क्वेरी, वो मेरे से पूछ सकता है। क्लास इज ओवर फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑन ट्यूसडे। बची हुई क्लास का नेक्स्ट मजा हम ट्यूसडे को बात करेंगे। ठीक है जी, डन, बाय बाय।